सो हाय एवरीवन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने का मन कर रहा है ना दोस्तों? बिल्कुल सही जगह पे आए हो। सो हाय एवरीवन, दिस इज मी योर अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से ब्यूटीफुल चैनल अभिषेक सर केमिस्ट्री एससी और तापी मिस बायोलॉजी के अंदर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपसे पूछना भी चाहता हूँ, क्या आपको 1 से लेकर के 16 के 16 चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स मिले जो कि फ्री थे? नहीं मिले ना? पता है क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है। आप व्हाट्सएप चैनल कब ज्वाइन करोगे यार? मैं आपको दिखाता हूं, देखो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे क्या क्या चलता है। देखो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से लेकर के एक एक करके सारी चीजें मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। नोट्स से लेकर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, सारी की सारी चीजें इस केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक की और एज वेल एज बायोलॉजी की चीजें मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। अभी तो मैंने फिजिक्स का भी करना चालू कर दिया है, देख सकते हो आप लोग। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ये सब बहुत सारी चीजें चलती रहती है। अब आपके मन में आ रहा रहेगा कि सर मैं कैसे ज्वाइन करूं? ये ग्रुप कोई पेड ग्रुप है क्या? नहीं दोस्तों, ये फ्री ग्रुप है। आपको जस्ट करना क्या है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप कभी भी फुल हो सकता है, तो इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, पहली चीज। और सेकंड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे, आपने 11th बहुत ही बढ़िया तरीके से बेस अपना स्ट्रांग कर लिया और 12th में भी अगर आप मेरे साथ बने रहे, तो मैं आपको कहता हूं गारंटी के साथ कि आप महाराष्ट्र के अंदर रैंक 1 लेकर के आ सकते हो, जिस तरीके से जीडे महाराष्ट्र की इस सांची बच्ची ने लेकर के आया। आप टॉप 5 रैंक के अंदर तो रहोगे ही रहोगे। तो जस्ट आप क्या करो, अपना कमेंट में नाम लिखो और अपना परसेंटेज लिखो। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आपको वो परसेंटेज जो आपने लिखे वो आपको जरूर मिले। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम और अपने परसेंटेज जरूर लिखना 12th के। 11 तो अपन कर ही लेंगे यार, कॉलेज वाले भी तो हेल्प करते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं विदाउट टेकिंग योर सो मच टाइम। दोस्तों प्यारा सा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर सो मच टाइम। अच्छा, ये पूरी की पूरी नोट जो पीपीटी है मैं जीडीए महाराष्ट्र ऐप पर भी डाल देता हूं, तो आप जीडीए महाराष्ट्र ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके रखना। उसके केमिस्ट्री पे क्लिक करना, क्लास 11th पे फ्री स्टडी मटेरियल पे आपको पीडीएफ दिख जाएगी। अच्छा, अब देखिए सबसे पहली बात कि इस चैप्टर के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि आप देखोगे तो चैप्टर काफी लेंदी है, जिसके अंदर अपने को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इन्होंने एक पेज में दे रखा है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बोर्स एटॉमिक, डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग, फिर उसके बाद क्वांटम नंबर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी चीजों को समझते हैं। देखिए, आराम से पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दिल से मेरे, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ। बस आपको दो काम करना है, अपने किसी स्कूल के फ्रेंड को जो भी आपके साथ कॉलेज में भी है, साइंस ले रखा है, उसको शेयर कर दो इस वीडियो को, इस चैनल के बारे में उसको बता देना। और एक छोटी सी दिल से रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हमारे सब्सक्राइबर यहाँ पर 1 मिलियन तक पहुंच जाए। मेहनत करना पड़ेगा, मैं डेली कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ करिए। इसको सब्सक्राइब दबाइए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें मिलती रहेगी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। जैसी आप वीडियो सेक्शन में देखोगे, देखो मैम बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत है, उनसे भी प्यारा उनका लेक्चर है, जा करके जरूर देखना। एक एक करके देखो मैम सारे के सारे चैप्टर्स आपको बायोमोलिक्यूल से लेकर के सारे चैप्टर्स एक एक करके देखो, यहाँ पर सिस्टमैटिक एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म एक एक करके यहाँ पे सब कुछ पढ़ाते हुए चल रही है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो 11 का भी चल रहा है पूरा पोर्शन और 12th का तो हम लोग धमाकेदार तरीके से लाइव में पढ़ा ही रहे हैं। तो आप लोग तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना भाई। ठीक है, और मैराथन जिसने नहीं देखा है देख लेना, केमिस्ट्री और बायो का ऑलरेडी मैराथन हमने ले लिया है लाइव। ठीक है, अगला मैराथन भी बहुत जल्द आने वाला है, अगर इस वीडियो के नीचे 200 कमेंट्स आ गए तो। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, अगर हम समझे एटम का स्ट्रक्चर क्या है, तो फिर हमें हमें जो आइडिया है बेसिक, वही मैं आपको पहले बताता हूँ। हमें ऐसा आइडिया है कि सर ये कुछ तो भी आपने ना एक एटम का स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये जो चीजें आपने बना रखी है ना, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जो आपके न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, और आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, यही हो गया खत्म स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ऐसा नहीं है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ही वास्ट चीज है, एक एक करके सब समझते हैं। देखो सबसे पहली बात तो जो डाल्टन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि भाई एक एटम जो रहता है ना सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट रहता है और इंडिविजुअल सॉलिड स्फीयर रहता है, मतलब सबसे ज्यादा छोटा है और उसके अंदर और कुछ नहीं है भाई। बट बाद में जब साइंटिस्ट आए तो उसमें साइंटिस्ट लोग ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, उसमें भी कुछ कुछ होता है। क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर जो चीजें आपको याद रखनी है वो चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। आपके पास जो सेंटर होता है एटम का, जो एटम है उस एटम के सेंटर में आपके पास दो चीजें होती है, एक होता है प्रोटॉन, राइट, और एक होता है न्यूट्रॉन।
अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ होते हैं, मैंने क्या कहा, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे रहेंगे, दोनों एक साथ रहेंगे, और इसे हम अलग एक नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, बहुत से लोग आपको इसके बारे में नहीं बताते, बट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टुगेदर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, और जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका क्या करता है, रिवॉल्व करता है इसके अराउंड। ठीक है, इसके अराउंड, राइट, एक गोल 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 घूमने का काम करता है। अच्छा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इधर पर अंदर बीच में सेंटर में है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटसाइड द न्यूक्लियस के प्रेजेंट होता है, हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा रखा है, राइट। और एटम्स आर डिविजिबल एंड मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। चलिए एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना जो मिथ था वो क्लियर हो चुका है भाई। अब एटम के अंदर भी कुछ कुछ है, इनसाइड द एटम क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों साथ में है, जिसे हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। कहां पर है, कहां पर है, न्यूक्लियस के अंदर है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, न्यूक्लियस के बाहर है, जो कि गोल गोल घूमने का काम करता है। अच्छा, अब ध्यान से समझते हैं एक एक करके सभी चीजों के बारे में, ध्यान से सुनना। यहां पर इन्होंने क्या बताया, ये जो चीज आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, जो कि आपको बाय हार्ट करके रखनी है, छोटा मोटा आपको काम आती है। देखिए, सबको पता है इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग में ई आता है, तो ई से इसे ना आप इलेक्ट्रॉन का याद रखना, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की स्पेलिंग में पी आता है, तो पी फॉर प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन की स्पेलिंग में एन आता है, तो एन फॉर न्यूट्रॉन। सिंपल। ठीक है, ऑलराइट, एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गया। अच्छा, इनके ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं, देखिए ये इलेक्ट्रॉन है तो इसमें माइनस हमने यहाँ पर लगा दिया, और प्रोटॉन में हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, बाकी दोनों देखो चार्ज आपको सेम देखने मिल रहा है। और अब इनके ना कुछ मासेस होते हैं। अब आप मुझे बताओ, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस वीडियो को पोस्ट करके आप मेरे को बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों में से कोई दो ऐसे जिनका मास सेम है। मैं वापस से क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग अभी इस वीडियो को पोस्ट करोगे और मुझे बताओगे, मैं ये पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों में से कोई दो चीजें ऐसी है, ठीक है, जिनका मास सेम है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ एक एक करके समझते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमने तो देखो लोअर क्लासेस में भी पढ़ा था, 8वीं 9वीं के अंदर भी, तो अभी वापस से एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैसी हुई। तो देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारी की थी, वो हमारे साइंटिस्ट जे जे थॉमसन सर ने की थी। ठीक है, 1897 के अंदर, अभी सोचो 2026 चल रहा है, राइट, अब देखो कितने सालों पहले, ठीक है, ये डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, किसने की थी, जे जे थॉमसन सर ने की थी। अब इन्होंने क्या किया था, देखो इन्होंने स्टडी की थी कैथोड रेस की। ठीक है, एंड फाउंड दैट देयर आर मेड अबाउट टाइनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इन्होंने क्या किया, कैथोड रेस के बारे में स्टडी किया। अभी कैसे किया है, ये मैं अभी आपको यहाँ पर देखो एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताने वाला हूँ, थोड़ा सा वीडियो में पेशेंस रख के बने रहो। ठीक है, पहले मैं आपको रीड करके बताऊंगा, फिर प्रैक्टिकली कैसे हो वो भी बताऊंगा। देखो ध्यान से सुनना, क्या कैथोड रेस, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें बताया कि यहाँ पर अपने पास टाइनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, जो कि मच लाइटर देन ए हाइड्रोजन एटम के। ठीक है, जो पार्टिकल्स है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, बहुत ही हल्के हैं, किससे, हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, कितने टाइम्स हल्के, 1/1837 टाइम्स मास से हल्के। ठीक है, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट ऑल द एटम्स, इलेक्ट्रॉन सभी में रहते हैं, दिस प्रूव्ड दैट एटम्स आर डिविजिबल। तो इसने बताया कि भाई एटम को भी अपन डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेटर हम लोग ने इसके बारे में इलेक्ट्रॉन बोला। अब साइंटिस्ट ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, इन्होंने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, ठीक है, और यहां से इसमें क्या किया, सबसे पहले वैक्यूम क्रिएट किया। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट किया, फिर बैटरी से यहाँ पे ना कुछ वोल्टेज अप्लाई किया। अब यहाँ पर इन्होंने एक साइड में देखो नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, एक साइड में क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड। तो यहाँ पर इन्होंने कहा ऑब्जर्वेशन क्या निकल कर क्या है, ऑब्जर्वेशन ये निकल कर क्या है, जैसे ही यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करते तो कुछ ऐसी रेज है जो कि यहाँ पर अपने को ना नेगेटिव साइड से निकलते हुए दिख रही है। नेगेटिव साइड से कुछ तो भी निकलता हुआ दिख रहा है, राइट, नेगेटिव साइड से अपने को कुछ तो भी निकलता हुआ दिख रहा है। अब इन्होंने क्या देखा कि भाई जो नेगेटिव साइड से निकल रहा है, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव कुछ यहाँ पर रखूं, ठीक है, तो वो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है मुझे, राइट, इस तरीके से यहाँ पर बेंड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बोला भाई कुछ तो भी ऐसा है, जब मैंने यहां से जैसी करंट यहाँ पर अप्लाई किया तो मेरे को दिखा कि भाई नेगेटिव से कुछ तो भी निकल रहा है, पॉजिटिव से कुछ मुझे नहीं दिख रहा है, बस मुझे क्या दिख रहा है, मुझे नेगेटिव से कुछ तो भी ऐसा क्या निकलते हुए कुछ तो भी दिख रहा है। ठीक है, अब इसको भी नहीं पता क्या दिख रहा है, बस कुछ दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कुछ ना कुछ निकल रहा है, कुछ ना कुछ दिख रहा है। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि भाई अभी कुछ तो भी है, कैसे पता चलेगा क्या है, तो एक काम करते, ठीक है, एक काम करते, इस यहाँ पर ना एक काम करते, इन्होंने ना एक व्हील रखा जो चक्री रहता है ना, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, यो देखो ऐसा गोल गोल घूमता है, स्पिनर टाइप का, राइट, अपन बचपन में देखो खेलते थे स्पिनर जैसा, वैसा कुछ यहाँ पे इन्होंने रखा, और फिर देखा कि भाई जो भी चीज निकल रही है ना, ठीक है, उसका कुछ तो भी मास है, क्यों, क्योंकि ये इस चीज को ना गोल गोल घुमा भी रही है, इस चीज को क्या कर रही है, गोल गोल घुमा भी रही है, और इसका पीछे शैडो भी बन रहा है। और यहाँ पर जब बार बार इसको यहाँ पर आकर के टच कर रही है ना, तो थोड़े टाइम के बाद ये क्या हो जा रही है, लाल भी हो जा रही है। तो भाई कुछ तो भी है, राइट।
फिर इन्होंने देखा कि एक काम करता हूँ ना, देखता हूँ यहाँ पर इन्होंने क्या किया, फ्लोरेसेंट यहाँ पर रख दिया, ठीक है, एक शीट रख दी, ठीक है। अब वो शीट जो रखी थी, अब यहाँ पर क्या होने लग गया ना, जैसे ना यहाँ पर ये जब आती थी तो यहाँ पर ना ऐसे ग्लो करना चालू हो जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर एक चद्दर रख दो और उस चद्दर के ऊपर आप लोग ऐसे इंक फेंक दो, तो इंक जाकर के यहाँ पर ना कुछ तो भी देखो यहाँ पर ऐसे लग जाएगी, राइट। तो यहाँ पर कुछ तो भी निकल रहा है। फिर लेटर इन्होंने बोला कि भाई जो चीज निकल रही है ना, यहाँ से कहां से, कैथोड की तरफ, कैथोड रेस यहाँ से जो निकल रही है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इन्होंने दो तीन चीज देखी, पहले तो देखा कि भाई यहाँ से कुछ तो निकल रहा है, पहला ये देखा। दूसरा देखा कि भाई इसके पास कुछ तो भी मास है, क्योंकि देखो ना ये इस चीज को गोल गोल घुमा भी दे रही है, राइट, कुछ तो भी घुमा दे रही है इस चक्री को, और यहाँ पर इसको रेड भी कर दे रही है। तीसरी चीज इन्होंने देखा कि भाई ये यहाँ पर आकर के ना चमक भी रही है, ठीक है, फ्लोरेसेंट यहाँ पर स्पॉट भी दे रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो चीज है इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, कुछ तो भी है। और उस कुछ तो भी को इन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया, ठीक है। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, चलो। तो ये एकदम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था इनका, आपको समझ में आ गया रहेगा दो तीन चीजों में, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के बारे में जो डिस्कवरी की गई थी वो रुदरफोर्ड साइंटिस्ट ने कहा था, ये आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक में लिखा है। बट एक्चुअल में क्या था, देखो ये अगर आपके गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखा जाए तो रुदरफोर्ड साइंटिस्ट ने किया था। बट अगर मैं बात करूं कि भाई ओपी टंडन बुक में, जो फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत खतरनाक बुक होती है, ठीक है, और रेफरेंस बुक होती है, उसमें आप देखोगे तो फिर गोल्डस्टीन साइंटिस्ट ने किया था इसको, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या निकल करके आया, देखो अभी अपन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन अपन ने समझ लिया, एकदम सिंपल सा था, राइट, बचपन में भी पढ़ा था, क्योंकि अपन इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपने को ऑलरेडी पता। देखो प्रोटॉन के केस में क्या हुआ, प्रोटॉन के केस में ये हुआ कि भाई अगर जब मैं ऐसे ना यहाँ पर देखो, पहले तो उन्होंने देखा कि भाई अगर वो बंदे के हिसाब से, ठीक है, कैथोड से कुछ तो भी निकल रहा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो भाई एनोड से भी कुछ ना कुछ निकलता रहेगा। तो इन्होंने ऐसे सोचा कि देखो भाई यहाँ पर जो मेरी ये जो कैथोड है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ से कुछ निकलता है चीजें, तो यहाँ पर जाकर के तो चीजें चमकती है, एनोड के पीछे जाकर के चमकती है, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई कैथोड से निकल रहा है। तो इस हिसाब से तो भाई यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चमकना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, पहले समझो क्या होता है। यहाँ पर देखो, जो आपके पास ये जो हाइड्रोजन का जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, यहां से निकलता है प्रोटॉन, ठीक है। मतलब देखो कुछ चीजें यहाँ पर तो ऐसे जा रही थी, फिर कुछ चीजें रिटर्न भी आ रही थी। तो रिटर्न अपने को पता चला कहां से, ये हाइड्रोजन की तरफ से हो रहा है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, हमारे पहले वाले साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसको वैक्यूम क्रिएट किया था, ठीक है। पर दूसरे वाले साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पर ना हाइड्रोजन डालना चालू किया, थोड़े थोड़े प्रेशर से धीरे धीरे हाइड्रोजन डाला। तो जैसे से बढ़ा है ना, तो वैसे से दिखा कि भाई यहाँ पर रिटर्न भी कुछ आ रहा है, और जो रिटर्न आ रहा है उसी को इन्होंने क्या बोलता है कि भाई ये प्रोटॉन। समझा ना, एकदम सिंपल सिंपल। साइंटिस्ट लोग ने, अपन ने देखो बचपन में पहला पढ़ा रहेगा, देखो वो अपना तरबूज वाला, तरबूज में वो जो बीए रहते, बीज रहते, राइट, वो लाल वाला, वो सब देखो अपने को स्कूल में पढ़ाया जाता था, राइट। तो वो सब चीजें यहीं से निकल करके आती थी, राइट। ये इन्होंने एक्चुअल में प्रूव करके भी देख लिया था, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, साइंटिस्ट लोग ने एकदम बहुत चर्चा होती थी, बहुत एकदम झमाझम होता था वो टाइम पे, ठीक है, ऑलराइट, किसी भी चीजों को लेकर के। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड टू एनोड कोलाइड्स विद गैस मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड की तरफ। एनोड के पास क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव का चार्ज होता है। कैथोड के पास क्या चार्ज होता है, नेगेटिव का चार्ज होता है, राइट। तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां पर अट्रैक्ट होंगे, एनोड की तरफ, ठीक है, ऑलराइट। कोलाइड्स विद गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स समझ में आ गया आपको, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू पॉजिटिव एंड एन इलेक्ट्रॉन। गैस मॉलिक्यूल अपना किस तरीके से स्प्लिट होता था, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, ठीक है। और अपने को दिखता था भाई, जो पॉजिटिव वाला था, वो पॉजिटिव वाला, जो पॉजिटिव थे वो किसकी तरफ भागते थे, कैथोड की तरफ। कैथोड पे क्या चार्ज होता था, नेगेटिव वाला, ठीक है। और जो नेगेटिव वाले थे वो किसकी तरफ भागते थे, किसकी तरफ भागते थे, नेगेटिव वाले किसकी तरफ भागेंगे भाई, एनोड की तरफ, जिसके पास क्या था, पॉजिटिव का चार्ज था, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, देखो ये नेगेटिव वाले इसकी तरफ भाग रहे हैं और पॉजिटिव वाले इसकी तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू टू मूव टू द लेफ्ट, पॉजिटिव आयन मूव्स टू द राइट। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, तो अपने पास एटम में क्या निकल के आया भाई, एक इलेक्ट्रॉन निकल करके आया और प्रोटॉन निकल करके आया। बहुत जमलप हो रहा है ना, पर एकदम सिंपल तरीके से आप समझोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर आपने क्या समझा, हाँ देखा भाई ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें से कुछ निकलेगा, इसमें से कुछ निकलेगा, ठीक है, ऑलराइट। वो जो निकल रहा है, ठीक है, वो किसकी तरफ भाग रहा है, ये कैथोड की तरफ भाग रहा है, नेगेटिव की तरफ भाग रहा है। अगर नेगेटिव की तरफ भाग रहा है इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तू लड़का है तो तू किसकी तरफ भागता है, लड़की की तरफ भागता है। अरे भाई जनरल साइंस समझ, तू लड़का है तो तू किसकी तरफ भागता है, लड़की की तरफ भागता है। लड़की तेरे तरफ भागती है, शक्ल देखा है, हो ही नहीं सकता, सब्सक्राइब नहीं किया कर ले भाई ठीक है, ये चमत्कार भी रियल हो जाएगा। तो देखो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो वो चीजें यहाँ से निकल करके आ रही है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। रुदरफोर्ड साइंटिस्ट ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट में सारी चीजें बताई, देखो इन्होंने क्या बोला कि सर अपन ना एक काम करते हैं, रेडियो एक्टिव सोर्स लेते हैं जिसमें से सिर्फ अल्फा पार्टिकल निकलेगा, जिसमें से सिर्फ क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल, जिसको आप गोल्ड फॉइल से पास करते हो ना। तो इनके हिसाब से क्या होना चाहिए था पता है, जब आप गोल्ड फॉइल से पास करोगे तो सारी की सारी रेज ना रिटर्न आ जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जाकर के क्या हो गया, ग्लो 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 करने लग गया, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि भाई इसका कुछ तो भी क्या है, मास भी रहेगा, ठीक है। ये सारी की सही चीजें उन्होंने निकाली,
ठीक है, ऑलराइट, और बताया कि भाई ये यहाँ पर प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है। चलो अब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, जो कि हमारे जेम्स चैडविक साइंटिस्ट ने किया था। इसके बारे में आप डिस्कवर करके इसके बारे में कुछ ना कुछ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। अब देखो ये सब तो पुरानी चीजें थी, अब यहां से अपना एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, कैसे की, बहुत ही छोटा आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखना है। अगर आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तब आपको क्या लिखना है, तब आपको ये साइंटिस्ट का नाम लिखना है, किसका, रुदरफोर्ड का, प्रोटॉन के डिस्कवरी के लिए। अगर आप जेई नीट के बच्चे हो, ठीक है, तो आपको ना आपको ए साइंटिस्ट का नाम लिखना है, किसका, गोल्डस्टीन का, ठीक है। ऑलराइट, चलो ठीक है। चलो अब यहाँ पर आओ, देखो यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है, इधर से अपने को पढ़ने में थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो एटॉमिक नंबर को अपन किससे नोट करते हैं, जेड से, ठीक है। अभी मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, बहुत सारा चीजें आपको समझ में आएगा, बस पेशेंस रख के मजेदार तरीके से देखो। एटॉमिक नंबर को अपन जेड से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। जितना अपने पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ठीक है, किसी न्यूट्रल एटम में, उतना ही अपने पास इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। और ये दोनों ही किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। अच्छा, तो हमारे पास देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल करके आता है, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू जेड। जेड का मतलब क्या होता है, बताइए, किसी को पता है, पोज करो वीडियो अभी बताओ। फिर इसके बाद प्लस एन, एन का मतलब क्या, न्यूट्रॉन। अच्छा, अब देखिए, जेड जेड जो है और ए जो है, पहले इसको समझते कि ये क्या क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एकदम सिंपल ट्रिक में बता रहा हूं, देखो एकदम सिंपल ट्रिक, आप कभी नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी, कभी नहीं भूल पाओगे, मेरी गारंटी, कभी नहीं भूल पाओगे। देखो सबसे पहले आप एक्स लिखो, ठीक है, आपने लिख दिया एक्स। अब 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 बताओ सुबह कब होती है, सुबह कब होती है सर, सुबह सुबह होती है, सुबह सुबह होती है। सुबह को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, मॉर्निंग बोलते हैं। अच्छा, रात कब होती है फिर, सर रात रात में होती है, रात मतलब नीचे की तरफ होती है, कभी देखा है रात ऊपर होते हुए, नहीं ना। रात किधर होती है, नीचे की तरफ होती है, रात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइट बोलते हैं। अच्छा, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम भूल गए, इतने जल्दी भूल गए, मतलब लाना नहीं है अच्छा परसेंटेज ट्वेल्थ में। क्या नाम है, अभिषेक सर, क्या नाम है, अभिषेक सर। तो देखो, एबीसीडी में सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं बताओ, एबीसीडी में सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, बोलो 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 जल्दी बोलो, सर ए लिखते हैं। अच्छा, सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं सर, जेड लिखते हैं। तो सिंपल, खत्म हो गया। देखो, ए को अपन बोलते हैं एटॉमिक मास और जेड को अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अब तू बता, तू कभी भूल पाएगा, सच सच बताओ बेटा, कभी आप भूल पाओगे, नहीं भूल पाओगे। कैसे मैंने याद करा, देखो यहां पर मॉर्निंग, यहां पर नाइट, ये मास, ठीक है, ये नंबर, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर, ए जेड। ए मतलब एटॉमिक मास, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। एकदम मस्त तरीके से, मक्खन तरीके से बैठ गया, एकदम दिमाग में सेट हो गया। अच्छा, अब अगर अपने को कोई बोलता है कि भाई न्यूट्रॉन निकाल के बताओ, क्या निकाल के बताओ, कोई बोलता है कि भाई न्यूट्रॉन निकाल के बताओ, तो आपको करना क्या है पता है, ऊपर का माइनस नीचे का, ऊपर का माइनस नीचे का मतलब क्या, ए माइनस जेड, खत्म, सिंपल। ऊपर का यानी कि ए माइनस जेड, कभी याद, कभी नहीं भूल पाओगे। देखो सिंपल करना है, खाली एक्स लिखना है, बचपन में अपन ने सीखा था, राइट, एक्स। अब सबसे पहले क्या लिखते थे एबीसीडी में, ए, लास्ट में क्या लिखते थे, जेड। फिर उसके बाद आप क्या करोगे सर, सुबह सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, रात में होता है सर, नाइट। अभिषेक सर, अभिषेक सर, राइट। एटॉमिक मास यानी कि ए, एटॉमिक नंबर यानी कि जेड, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है। न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे, न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे, अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो आप क्या करोगे सर, ए माइनस जेड, यानी कि ऊपर का माइनस नीचे का कर लेंगे। अच्छा चलो, अब एक एक करके देखो, मैं आपको चीजें समझा के देता हूँ, ठीक है। और इसके पहले जो मैंने आपको समझाया था, देखो ध्यान से, ये जो z होता है, ठीक है, मैंने एक चीज यहाँ पे लिखी थी, वापस से लिख देता हूँ। z जो होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, राइट। जितना अपना z होगा, z यानी कि क्या, एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन्स होगा, उतना ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 4.1 पहला प्रॉब्लम। अब आप मेरे को बताओ, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आपको प्रोटॉन्स निकालने, इलेक्ट्रॉन्स निकालने और न्यूट्रॉन्स निकालने इन द न्यूक्लियोइड इसके अंदर। अब सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ, वीडियो को पोस्ट करो, आप मुझे बताओ कि ये 18 क्या है आपका, बताओ क्या है ये, आपको 18 क्या लग रहा है बताओ। ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ मतलब क्या होगा, एन, एन का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर होगा ये, क्या होगा ये, एटॉमिक नंबर होगा आपका। अच्छा, ये आपका एटॉमिक नंबर होगा, जी हाँ सर, एटॉमिक नंबर होगा ये। तो ये जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही मेरा क्या होता है, प्रोटॉन होता है, उतना ही मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप मेरे को बता दो प्रोटॉन की वैल्यू क्या आएगी। ये जो पूछ रहा है कि भाई प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसके अंदर, तो आप मेरे को बताओ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आएगी। नीचे वाला जो है वो मेरा एटॉमिक नंबर है। अब आपको आने लग गया, वीडियो को लाइक कर दो इसी बात पे। क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों भी मेरा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई।
एकदम मक्खन की तरह सेट हो गई। अच्छा, अब मैं पूछता हूँ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? सर न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला आपने बताया था, क्या सिखाया था सर? ए माइनस जेड करके आप लोग निकालोगे, यानी कि ऊपर का माइनस नीचे का, यानी कि 40 माइनस 18। तो जब आप 40 में से माइनस कर लोगे 18, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दोगे कितना आएगा आंसर, तो मुझे भी पता चलेगा कि भाई 11th में कौन टॉप मारने वाला है। जल्दी से बता दो, एकदम सिंपल प्रॉब्लम था ना, नहीं समझा? वापस से देखो, यहां पर आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पूछा था, तो मेरे दिमाग में क्या आया, ये जो नीचे वाली चीज होती है ना एटॉमिक नंबर, उतना ही प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 18 निकल गया, खत्म हो गया। ठीक है, फिर इसका न्यूट्रॉन क्या बोला, ऊपर का माइनस नीचे का, मैंने कर लिया 40 माइनस 18 हो गया, मेरा आंसर आ गया। अच्छा, अब आगे देखो, अब अपने पास ना तीन चीजें होती है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों की तीनों चीजें ना इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना क्या, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स, ये डेफिनेशंस आपके पेपर में आने वाले हैं। देखो, मैं आपको ना ट्रिक के थ्रू सिखाता हूँ, अभिषेक सर नंबर 1 ट्रिक, युगांडा की ट्रिक है, कहाँ की ट्रिक है, युगांडा की ट्रिक है, ध्यान से देखना अभी। आइसोटोप्स, देखो सबसे पहले ना आपको क्या समझना है, आइसोटोप्स में क्या होता है, आपके पास देखो यहाँ पर ना आपको टॉप लिखा हुआ है, टॉप। अच्छा मेरे को बताओ टॉप का अपोजिट क्या होता है? अगर मैं बोलता हूँ टॉप, टॉप का अपोजिट क्या होगा सर? डाउन, यानी कि जिसके अंदर नीचे का सेम होगा, नीचे का मतलब क्या, जेड जिसका सेम होगा, ऐसे एलिमेंट जिनका जेड सेम होगा उसको हम लोग आइसोटोप्स बोलेंगे। अच्छा, जेड का मतलब क्या होता है? जेड का मतलब होता है सर एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर जिसका सेम होगा। तब आप देखिए यहां पर लिखा क्या होगा, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन का मतलब क्या, वो वही बताने की कोशिश कर रहा है सर, नीचे का, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है, और चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। देखो, ये आपके ना कुछ आइसोटोप्स के एग्जांपल है। अब मैंने क्या बोला था भाई, नीचे का सेम होना चाहिए, ये मैंने बोला था ना आपको। तो देखो, यहाँ पर कार्बन 12 और 6 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर 6 है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन 13 और 6 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी 6। यहाँ पर कार्बन 14 और 6 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी 6। तो 6 6 6 6 6 तीनों चीजों में नीचे का सेम है, यानी कि दीज आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। नीचे का मतलब क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसका सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस होगा, यानी कि क्या, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 14 है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो एटॉमिक नंबर जेड जिसमें सेम होगा बट एटॉमिक मास नंबर अलग अलग होगा, राइट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। अगर आपको कोई इसमें न्यूट्रॉन पूछेगा तो आपको मैंने सिखाया न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस जेड होता है। तो आपको करना क्या है, 12 माइनस 6 6 आ गया, 13 माइनस 6 7 आ गया, 14 माइनस 6 8 आ गया। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता भाई आइसोटोप्स का मतलब क्या, अभिषेक सर की नंबर 1 ट्रिक याद रहेगी, टॉप। आइसोटोप की स्पेलिंग में आता है टॉप, टॉप का अपोजिट बॉटम, यानी कि नीचे का सेम रहेगा, नीचे क्या रहता है, एटॉमिक नंबर रहता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा, मास नंबर अलग रहेगा, उसको अपन आइसोटोप्स बोलेंगे। अच्छा, अब एक और ट्रिक से सिखाता हूं, दूसरा चीज ध्यान से देखना। अब यहाँ पर आता है आइसोबार्स। अब बार का मतलब क्या होता है, बार, बार समझता है ना, राजा जी बार। बार में क्या, इंसान जाता है लेता है, क्या लेता है तुमको भी पता है, तो जब वो लेता है तो लेने के बाद ना एकदम फुल हाई हो जाता है, राइट, एकदम फुल, एकदम तुम्हारा दोस्त होगा, देखो कोई ना कोई है, एक ना एक तो तुम्हारा दोस्त होगा, तुम्हारे एरिया का काका तो तुमको पता ही होगा, राइट, तो लेने के बाद फुल हाई हो जाता है, हाँ क्या, मतलब सब टॉप पे पहुंच जाता है वो। बार मतलब क्या, ऊपर का सेव, बार कभी भी ऊपर होता है, हाँ याद रखना। तो बार, अपन बार लगाते हैं ना यार, बार किधर लगाते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ लगाते हैं, राइट, ऐसे 2 बार लगते हैं, राइट राइट, आपने पढ़ा रहेगा बार। तो बार कभी भी ऊपर की तरफ रहता है, राइट, तो बार ऊपर की तरफ मतलब ऊपर का सेम रहेगा, ऊपर क्या रहता है, एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस सेम होगा, राइट, एटॉमिक मास सेम होगा। तो देखो, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर, यानी कि मास नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, मतलब ऊपर का सेम रहेगा नीचे का अलग रहेगा, उसको आइसोबार्स बोलेंगे। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये कार्बन और नाइट्रोजन को देखो, उधर देखो ना कोने में देखो, वहां पर आपको क्या दिख रहा है सर, ये ऊपर का सेम है, देखो ये 14 इधर भी है, इधर भी 14 है, राइट, तो ऊपर का सेम है पर नीचे का अलग है, यानी कि यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या है, 7 है। यू कैन सी एटॉमिक नंबर जेड, जेड इसमें क्या है 6, इसका क्या है 7 है, नंबर निकालने आता है ना नीचे का देखने का, मास, मास किधर, ऊपर का देखने का, तो इसका 14 और 14 है। अगर आपको कोई बोलेगा भाई न्यूट्रॉन निकाल के बताओ, तो आप लोग क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। अगर आपको कोई प्रोटॉन बोलेगा तो बोलने का है भाई साहब, ओ भाई साहब, जितना आपका नंबर होता है उतना ही आपका प्रोटॉन होता है, सिंपल है भाई, मैंने सिखाया ना आपको, क्या सिखाया, जितना नंबर उतना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में। चलो, अब देखो ये भी हो गया। अब आइसोटोन्स में क्या होता है, आइसोटोन्स में देखो इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा, यानी कि जो न्यूट्रॉन होगा वो सेम होगा। जैसे देखो यहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट्स है, राइट, ये दो अलग अलग एलिमेंट्स है।
अब इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें 11 है, इसमें 12 है, इसमें 5 और 6, भाई सभी अलग अलग है, एलिमेंट्स भी अलग है, सब कुछ अलग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ नहीं करने का, देखो सबसे पहले आप ना आइडेंटिफाई करो ए क्या है। तो आपको क्या पता चलेगा, ये 11 क्या है आपका ए। मैंने बताया था ना एबीसीडी में अपन ए सबसे पहले लिखते हैं। और ये 5 क्या आपका, ये आपका जेड है। अब न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, बच्चा बच्चा जानता है कैसे निकलता है, ए माइनस जेड। तो जब आप ऊपर का माइनस नीचे का करोगे तो वो 6 आया। किसके केस में, बोरॉन के केस में। कार्बन के केस में भी जब आप ऊपर का माइनस नीचे का करोगे तो 6 आया। मतलब दोनों का न्यूट्रॉन सेम आया, तो इसीलिए उसको आइसोटोन्स बोलते हैं। अब देखो इसकी भी, अभिषेक सर, ये नाम याद रखना, केमिस्ट्री के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हूँ भाई, ये नाम अपने दिमाग में दिल में बैठा लेना। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, वैसे तो मैंने कभी दिखाई नहीं है इस वीडियो में, अगर आप यहाँ तक बने हो तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, देख रहे हो ये ऑरा, देख रहे हो ऑरा, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, देख रहे हो ना, ये इतना बड़ा ऑरा है अपना। ठीक है, ऑरा है, ऑरा ऑरा देख लिया आपने कितना बड़ा ऑरा है। तो भाई ये ना, ये इतने ना आसानी से नहीं होता है, तुम्हारा कोई स्कूल का टीचर मेरे को मत समझना। ठीक है, जो तुमसे प्यार से बात करूंगा, ठीक है, एकदम मस्त तरीके से, तगड़े तरीके से आपको सारी की सारी चीजें सिखाऊंगा। समझ गए, चलो ऊपर छोड़ो, इधर आओ, इधर आओ, सब्सक्राइब कर लो, इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ चलते रहोगे तो चमकते रहोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर अब इसमें भी एक ट्रिक सिखाता हूँ। आइसोटोन्स की स्पेलिंग में ना एन आता है, एन से याद रखना न्यूट्रॉन के बारे में बात की है। एक बार छोटा सा समराइज दे देता हूँ, आइसोटॉप, टॉप मतलब बॉटम का सेम रहेगा। आइसो बार, बार मतलब ऊपर का। आइसोटोन्स, एन मतलब न्यूट्रॉन, यानी कि ए माइनस जेड करोगे तो वो वैल्यू सेम आनी चाहिए। एग्जाम में आएगा ये, पक्का आने वाला है, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखो इसके ऊपर ना एक न्यूमेरिकल भी है। तुम लोग जितना ज्यादा प्यार दोगे उतना ज्यादा मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, ये बात याद रखना। ठीक है, देखो 3 एलिमेंट्स क्यू आर टी, ठीक है, 3 अपने पास एलिमेंट्स है, हैविंग अ मास नंबर 40। मतलब मास नंबर को अपन किससे नोट करते थे, ए से। तो इन तीनों का ही मास 40 है। ठीक है, देयर एटम्स कंटेन 20 टू 21 20 न्यूट्रॉन्स। अच्छा, मतलब इनकी एन की वैल्यू मेरे को दे दी गई है, राइट। अब मेरे को बताओ क्या पूछ रहा है, एटॉमिक कंपोजिशन विथ अप्रोप्रिएट सिंबल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मेरे को क्या करना है, मुझे ना यहाँ पर सबसे पहले तो अपना जेड निकालना है। तो देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, मेरे पास फॉर्मूला ये था, देखो ध्यान से, मेरे पास फॉर्मूला क्या था। मेरे पास जो फॉर्मूला निकल करके आता था न्यूट्रॉन निकालने का, क्या निकल करके आता था, ए माइनस जेड करके। अब मुझे यहां से क्या निकालना है, मुझे यहां से जेड निकालना है। तो मैं क्या करूं, बताओ बताओ। अगर मुझे यहां से जेड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस जेड को इधर ले लूंगा, न्यूट्रॉन को इधर ले लूंगा, यानी कि जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ए माइनस एन हो जाएगा। राइट, ए माइनस एन हो जाएगा। अब देखो ए सबका, तीनों का क्या है, क्यू आर टी, तीनों का ए क्या है, 40 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 40 रख दिया। राइट, माइनस किया जेड से, जेड इसकी क्या है, अरे मैंने गलती से जेड ही लिख दिया क्या बोलूं, मैं भी कंफ्यूज हो गया कभी कभी। ठीक है, यहाँ पर क्या मुझे लिखना था, एन निकला था, राइट, न्यूट्रॉन लिखना था। चलो, तब माइनस एन, न्यूट्रॉन कितना है, पहले वाले का न्यूट्रॉन क्या है, 22 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 40 माइनस 22, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दिस विल बी कम्स आउट टू बी 18। एकदम सिंपल है, वापस से सिखाता हूँ, देखो ध्यान से। मेरे पास फॉर्मूला क्या था, न्यूट्रॉन निकालने का, ए माइनस जेड। तो मैंने जेड को इधर ले लिया, न्यूट्रॉन को इधर ले लिया, देखो जेड इधर आ गया, न्यूट्रॉन इधर आ गया। ए, तीनों का ही ए मेरा 40 था, तो मैंने यहाँ पे 40 रख दिया, माइनस एन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की वैल्यू मेरी 22 थी पहले की, तो मैंने यहाँ पे 22 लिख दी। अच्छा, अब दूसरा कैसे निकालोगे बताओ, दूसरा कैसे निकालोगे बताओ। यहाँ पर अगेन 40 माइनस, ठीक है, 21 कर लोगे, राइट, आपका 19 आ जाएगा। फिर एक और बार देखो, 20 माइनस, देखो यहाँ पर 20 है, अभी देखो ये अगेन 40 माइनस, ठीक है, 40 माइनस 20 कर लोगे, 20 आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूले में रख दिया हमने। तो देखो ये क्या क्या आ गया, 18 आ गया, 19 आ गया, 20 आ गया। ये आपने क्या निकाला, जेड निकाला, यानी कि नीचे वाली वैल्यू निकाली। तो अब लिखते समय कैसे लिखोगे, देखो मैं क्यू को लिखूंगा, क्यू का कितना था यहाँ पर, 22 था। ठीक है, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन क्या था, 22 था, पर मेरे को न्यूट्रॉन से मतलब नहीं, मेरे को किससे मतलब है, मास नंबर से, राइट। तो मैं मास इधर पे 40 लिखूंगा, बच्चे गलती करते हैं इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, 40 लिखूंगा। फिर उसके बाद मैंने इसका कितना निकाला, जेड 18 निकाला, तो मैं यहाँ पर 18 लिखूंगा। सिंपल, वापस से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। यहाँ पर आर है, तो आर लिखा मैंने यहाँ पर। आर का मास नंबर कितना है, 40 है, तो मैं 40 ऊपर की तरफ लिखूंगा, राइट। और नीचे की तरफ में जेड जो लिखता था, जेड मैंने अभी भी निकाला है, कितना निकाला है उसका, 19 निकाला ना, हाँ, तो 19 में यहाँ पे नीचे की तरफ लिखूंगा। ऐसे करना है, एकदम सिंपल है। वापस से समझाता हूँ, देखो एक बार, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो 3 एलिमेंट्स क्यू आर टी, तीनों का मास नंबर इतना है, यानी कि मास नंबर मतलब ऊपर का तीनों का 40 है। अपने को तीनों का नीचे का पूछ रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो सीधी सी बात है, तीनों का मेरे को न्यूट्रॉन दिया था, 22 21 20। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मुला लिखा। ये सब फॉर्मुला छोड़ो, जो मैंने सीखा है, जो मेरे फॉर्मुला से, वो देखो, एन इक्वल्स टू ए माइनस जेड। मेरे को यहाँ से क्या निकालना है, जेड निकालना है, क्योंकि मुझे ये भी पता है तीनों का सेम ही है। ठीक है, बताया उसने, और मेरे को तीनों का एन भी पता है। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मुले में इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, तो मेरा ये फॉर्मुला बन गया। फिर मैंने एक ही जगह पे तीनों का क्या था, 40 था, तो मैंने 40 रख दिया। तीनों में 40 40 40 रखूंगा, माइनस एन, न्यूट्रॉन क्या था मेरा, न्यूट्रॉन मेरा था 22, तो मैंने 22 रख दिया। तो ये कर दिया तो मेरा 18 आ गया। एक बार मैंने 21 से माइनस ये कर दिया, 19 आ गया। एक बार मैंने 20 से कर दिया तो मेरा ये आ गया भाई, 20 आ गया। ठीक है,
चलो तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। सिंपल है भाई, क्वेश्चन के साथ करवाते चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब मैं एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। इनके हिसाब से इनका इनका क्या क्या ड्रॉबैक निकल करके है। इनके हिसाब से क्या था भाई, कि यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास प्रोटॉन है, उसके अराउंड ना यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, सो दे आर इन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज देयर डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो ये क्या है, एक एक्सेलरेशन मोशन में, क्यों, क्योंकि यहाँ भाई इसका डायरेक्शन ना कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकालता है, ठीक है। ऑलराइट, जो भी एक्सेलरेटर रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन एमिट्स रेडिएशन इट लॉसेस एनर्जी। अगर उसमें से रेडिएशन निकल रहा है, इसका मतलब उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी द इलेक्ट्रॉन गोज टू द लोअर ऑर्बिट। अगर इसमें से रेडिएशन निकल रहा है और इसकी एनर्जी कम होते जा रही है, तो इसको धीरे धीरे घूमते 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 लोअर ऑर्बिट्स में आ जाना चाहिए। फाइनली द इलेक्ट्रॉन शुड स्पाइरल टू द न्यूक्लियस, और एक टाइम पे क्या होना चाहिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस से जाकर के टकरा जाना चाहिए। ऐसा भाई साहब ने बोला, मैक्सवेल भाई ने बोला। पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ये क्या करता है, ये अपना प्रॉपर आराम से गोल गोल घूमता रहता है। यही इसका ड्रॉबैक था, सिंपल। राइट, एक दो तीन चार, वापस से बता देता हूँ। पहला क्या बोला कि भाई ये न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है। अब इनके हिसाब से अगर ये गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन कर रहा है, और मतलब अपना पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज करते हुए चल रहा है। तो इसका मतलब ये रेडिएशन कुछ ना कुछ एमिट करेगा। जब रेडिएशन इसमें से निकलेगा, तो सीधी सी बात है, इसकी एनर्जी कम होगी। जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होगी, तो ये नीचे धीरे धीरे लोअर ऑर्बिट में से आएगा। जैसे अगर यहाँ पर मैं कुछ रखा हूँ, तो पहले पहले मैं घूमता गया घूमता गया घूमता गया घूमता गया, और धीरे धीरे मेरी एनर्जी कम हुई, तो मैं एक टाइम आएगा कि मैं इस सेंटर से टकरा जाऊंगा। पर ऐसा नहीं होता है, सिंपल सी बात है। राइट, चलो ये हो गया इसका ड्रॉबैक, ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में मैंने समझाया। अब देखो वेव पार्टिकल ड्यूरेटिव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब यहाँ पर आपके पास ना दो चीजें, पहला है इलेक्ट्रो, दूसरा है मैग्नेटिक। अब इसका मतलब क्या पता है क्या, इलेक्ट्रो का मतलब क्या, देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखिए आपने सांप देखा है, कभी सांप देखो, अगर आपका सांप देखो ऐसे चलेगा, वाह, ऐसा उठेगा, देखो सांप सांप, ठीक है, सांप देखा है, सांप देखो ऐसा अगर उठेगा ऐसा, तो ये ऐसा ऐसा जब वेव बना रहा है ना, कैसा कैसा कैसा, ऐसा 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 बना रहा है, ठीक है, पहला। और दूसरा कैसा वेव बना रहा है, दूसरा ऐसा 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 बना रहा है। अपन बचपन में डांस करते थे, याद है तुमको, ऐसे करके। वो क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो क्या अपने को समझ में आ रहा है, अपने को इस तरीके से ये समझ में आ रहा है कि सर, अगर अपने पास ना इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है, तो एक चीज, एक बार जो वेव है ना मेरी, एक बार वेव मेरी ऐसे बनती है, ऐसे 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 करके बनते हुए चल रही है। आप देख पा रहे होगे, शायद से देख पा रहे होगे, राइट, ऐसे करके बन रही है, ठीक है। अरे दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ऐसे करके दिख रहा है, शायद से दिख रहा होगा। हाथ थोड़ा सा शोल्डर मारा ना आज मैंने जिम में, थोड़ा शोल्डर मेरा बड़ा दिख रहा रहेगा आपको, ठीक है। तो ये एक बार ऐसे दिखेगा, और एक बार आपको कैसे दिखेगा, एक बार वेव ऐसे दिख रही है, ऐसे ऐसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे वेव्स को देखो, एक बार ऐसे की तरफ देख रहा हूँ, ऐसे है, क्या बात है, ऐसे एक बार ऐसे ऐसे मुझे देखने के लिए मिल रही है, और एक बार मुझे ऐसे देखने के लिए मिल रही है, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये जो आपका सेंटर है, यहां से लेकर के जो हाईएस्ट पॉइंट निकल करके आ रहा है, ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ निकल करके आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ, ये जो ऊपर की तरफ वेव आती है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, बहुत से बच्चे इसको क्रश बोलते हैं। क्रस्ट तो कोई और होगा आपका, ठीक है। पर यहाँ पर देखो ये क्या होता है, क्रस्ट होता है। पर मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा भाई, तापी मैम से बायोलॉजी पढ़ो। तो बात तो मानो मेरी, जब पढ़ोगे ना तो खो जाओगे बायो में, ठीक है, एकदम मस्त तरीके से बता रहा हूँ ना। एक बार अगर बायो स्टूडेंट हो ना, तो ज्यादा कुछ मत करो, देखो वीडियो सेक्शन में जाओ, कोई भी ये वीडियो उठा करके देख लो, ये वाला उठा करके देख लो, आपको समझ में आएगा भाई। जब आप देखोगे ना खोल करके, ठीक है, ऑलराइट, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्या चलता है यहाँ पर, ठीक है। एक बार देख के तो देखो, आपको समझ में आएगा, मैं सच बता रहा हूँ, एक बार देख के तो देखो, ठीक है। एक बार थोड़ा सा जब एड स्किप हो जाएगा आराम से, तो इसको आराम से देखना, आराम से बैठ करके, ठीक है। थोड़ा सा स्किप करने दो, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक सेकंड ना, रुको, ये 3 2 1 गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, अरे भाई फिर से आ गया। रुको एक सेकंड, ठीक है, चलो ये देखो, यहाँ पर देखो तो मैम कितना प्यारा पढ़ा रही है, देखो एक एक प्लांट ना, एक एक प्लांट है। मैम ना बहुत सारे प्लांट पता है, ऐसे ऐसे ना घर से देखो उठा करके भी लाती है, ठीक है। ऐसा मैं एक बार देखा मैम को देखा, मैम इधर उधर कहीं घूम रही है, बोला मैम इधर जंगल में किधर घूम रहे हो, मैम बोली कि सर मैं प्लांट ढूंढने आई हूँ मैम, आज शाम का लेक्चर है ना उसके। तो जा करके ना मैम का लेक्चर देखो भाई, ठीक है, बता रहा हूँ ना, देखो जा करके सारी चीजों को देखो, बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा, ठीक है, प्यार हो जाएगा भाई, सच बता रहा हूँ। देखो अब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रस्ट। और जो लोएस्ट निकल करके आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। ऊपर वाले को क्रस्ट, नीचे वाले को ट्रफ। अच्छा,
अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रस्ट समझ में आ गया, ट्रफ समझ में आ गया। अब हाईएस्ट पॉइंट नहीं, ये जो ऊपर की तरफ वेव बनती है ना, ऊपर वाली वेव को अपन क्रस्ट बोल रहे हैं, हाँ क्या, जो यहां से लेकर के, ठीक है, सेंटर से लेकर के ये जो जितना ये ऊपर तक क्रस्ट बना, उतनी हाइट को अपन क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अपन बोलते हैं ना कभी कभी कि आवाज तेज कर, तो जब अपन आवाज तेज करते हैं, देखो धीरे 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 देखो वॉइस वाला ऐसा बढ़ता है, राइट, देखा ना, वॉइस वाला धीरे 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 बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या, वो एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं अपन, एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे ऐसा। ठीक है, कभी घर पे बोलना मत, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो, इधर से लेकर के, एक क्रस्ट से लेकर के दूसरे क्रस्ट से स्टार्ट होने के पहले तक, ठीक है, एक यहां से देखो, ये हो गया आपका, ये देखो इतना क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका वेव लेंथ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, वेव लेंथ, जिसको इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं लैम्बडा से। ठीक है, अपने को क्रस्ट समझ में आ गया, अपने को ट्रफ समझ में आ गया, अपने को एम्पलीट्यूड समझ में आ गया, अपने को मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, अपने को वेवलेंथ भी समझ में आ गया। ठीक है, अब एक एक करके सभी के डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आपके। ये पेपर में कॉलेज वाले है ना, मेरे को मालूम है, मैं खुद कॉलेज में पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं कॉलेज में एक एचओडी हूँ। एचओडी मतलब केमिस्ट्री में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, टीचर्स के ऊपर वाला टीचर हूँ। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डालेंगे आपके कॉलेज वाले पेपर में, ठीक है, आएगा, मैं बोल दे रहा हूँ आएगा, मतलब आएगा। देखो, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग लैम्बडा से डिनोट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, किससे नोट करते हैं, लैम्बडा से, उल्टा वाई जिसे हम कहते हैं। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। मतलब एक डिस्टेंस अपन लेंगे, एक डिस्टेंस लेंगे किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच का, क्रस्ट, दो क्रस्ट का, दो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस, राइट, या तो एक एक दो ट्रफ्स के बीच का डिफरेंस, राइट। ये दो ट्रफ पकड़ लो, चाहे क्रस्ट पकड़ लो, चाहे क्रस्ट वाला पार्ट पकड़ लो, चाहे ट्रफ वाला पार्ट पकड़ लो, ठीक है, राइट, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या फिर ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। ठीक है, एक देखो, देखो यहां से मेरी वेव स्टार्ट हुई, ये ऊपर गई, नीचे गई, ट्रफ बनाई, फिर इधर पे, बस इधर पे रुक जाने का, इतना जो हो गया ना, वो आपका वेवलेंथ हो गया। समझा, वापस से देखो, यहां से मैंने स्टार्ट किया, ये मेरी वेव गई, नीचे आई क्रस्ट के बाद, ये नीचे से ट्रफ बनाई, अब उठ रही है, अरे रुक जा भाई, इतना हो गया आपका वेवलेंथ। ठीक है, सिंपल। फ्रीक्वेंसी देखो, इसकी यूनिट भी देख लो, ठीक है, ऑलराइट, इस तरीके से मीटर होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ 1 सेकेंड। एक पॉइंट पर कितनी वेव्स पास हो रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, एक सेकंड चार्जिंग लगा देता हूँ लैपटॉप, नहीं तो फिर लैपटॉप ही झमाझम हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो, तो ये चीज आपको समझ में आ रही है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग, नंबर ऑफ वेव्स, कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक पॉइंट से, एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही है 1 सेकंड के अंदर, उसको अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको अपन वी से डिनोट करते हैं। कोई पूछा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो बोलने का भाई, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक पॉइंट आपने लिया, उस पॉइंट में से कितनी वेव्स पास हो रही है 1 सेकंड में, उसको अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर म्यू से इसको अपन डिनोट करते हैं। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज, या तो सेकंड इनवर्स इसे हम कहते हैं। अब आगे देखो, वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। वेवलेंथ क्या था, देखो यहां पर ये ऐसे करके था, ठीक है, ये देखो ये था आपका वेवलेंथ, ठीक है, इतना, राइट। तो नंबर ऑफ वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी वेवलेंथ प्रेजेंट है पर यूनिट लेंथ के अंदर, मैंने क्या कहा, पर यूनिट लेंथ के अंदर कितनी वेवलेंथ प्रेजेंट है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, इसको अपन डिनोट करते हैं म्यू बार से। किससे, म्यू बार से। अच्छा, ठीक है, वाइल ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है। ये क्या होता है, वेव नंबर इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ बाय द एक्सप्रेशन ऑफ म्यू बार 1/λ हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/λ। ये फॉर्मूला याद रखना, इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब एम्पलीट्यूड मैंने आपको बता दिया, क्या, हाइट ऑफ द क्रस्ट। ठीक है, ऑलराइट, एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड डिनोट्स द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, वही जो आपकी हाइट रहती है, राइट। चलिए, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ध्यान से सुनना, अब ये चीजें ना थोड़ी थोड़ी आपको रट्टा मारनी पड़ेंगी, ध्यान से समझना। ठीक है, अगर ये इतनी होती है तो होती है भाई। देखो, रेडियो फ्रीक्वेंसी इतने हर्ट्स पे आती है, अपन देखो वो सुनते थे ना, अभी अभी तो तुम लोग नहीं सुनते रहोगे, फिर भी देखो बचपन में अपन ने रेडियो देखा था, देखो ऐसा सेट करते, राइट। तो देखो इस पे अपने पास ना सबके सब यहाँ पर ना सेट की हुई गई, दी गई। देखो, रेडियो फ्रीक्वेंसी इतने पे रहती है, माइक्रोवेव वाली, माइक्रोवेव पता है घर पे रहेगा, राइट। देखो, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, इन सबकी इतनी इतनी हर्ट्स पे ये सब दी गई है, फ्रीक्वेंसी रेंजेस सबकी दी हुई है। द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अलग अलग रीजन्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है। ठीक है,
ठीक है, एंड वेवलेंथ होती है। तो ये अप्रोक्सीमेटली सबकी दी हुई है, इसको अगर आप रट्टा मार सकते हो तो मार लेना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर कुछ कुछ चीजें जो कि आपको याद करनी है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, सी इक्वल्स टू v इंटू लैम्डा। अब आप मेरे को बताओ ये क्या होता है और ये क्या होता है और ये क्या होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा ये क्या होता है, अभी अभी इसके पहले हम पढ़ाया था। ये क्या होता है, इसके पहले पढ़ाया था। अभी अभी जस्ट 2 स्लाइड पहले पढ़ाया। देखो देखो देखो, फ्रीक्वेंसी और ये वेवलेंथ। ठीक है, राइट, दोनों चीजें पढ़ाई है, राइट। चलिए ये भी हो गया। अब देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लैंक प्रपोज द क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक ऐसी बॉडी जो सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट। टिकली ऐसी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, पर अपन ने देखो अभी कभी पढ़ने जाओगे, वैसे तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इतना दिया हुआ नहीं है, ब्लैक होल हो गया ये सब, जब कभी पढ़ोगे थोड़ा समझ में आएगा। पर वो फिर पढ़ते पढ़ते ना फिर वो पढ़ाई छोड़ के साइंटिस्ट बनने का सोचोगे। ठीक है, और तो जितना सिलेबस में दिया हो उतना ही देखो। देखो अकॉर्डिंग टू द प्लैंक, ठीक है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन एम्पलीट्यूड। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी क्या थी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, इसके ऊपर डिपेंड करती है, ना कि एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या था, वो क्रस्ट की जो हाइट थी, राइट, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। राइट, क्रस्ट की हाइट जो थी ना उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। नंबर ऑफ वेव्स कितनी पास होती है किसी एक पॉइंट पे से 1 सेकेंड के अंदर। अच्छा देखो इन्होंने क्या बताया, एनर्जी ऑफ क्वांटम इक्वल टू ई इक्वल टू एच म्यू। इक्वल टू क्या निकल करके आता है, एच म्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, ये सब आपको याद रखना है। प्लैंक्स कांस्टेंट वैसे तो एग्जाम्स में दिया होता है, एच इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, पर आपको याद रखना है, इसको समझ जाओ मेरी बातों को। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इन्होंने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया बाय यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अच्छा, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज गिवन बाय E इक्वल टू एच म्यू करके दिया होता है। ठीक है, ऑलराइट। फिर इसके बाद एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ये इन्होंने बता दिया। अ फोटोन हैज अ जीरो रेस्ट मास। चलिए अब आगे देखो ध्यान से, एनर्जी सप्लाइड एक्साइटेड स्पीशीज, एनर्जी रिलीज एज अ रेडिएशन। ठीक है, अगर कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी एटम है, कोई भी पार्टिकल है, मैं उसको जैसी एनर्जी दूंगा तो ग्राउंड स्टेट से क्या चले जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। अच्छा, एनर्जी सप्लाई शोज एन एटम मॉलिक्यूल एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम लाइटर और हीट। ठीक है, कोई भी कोई भी अपने पास क्या है, कोई भी एटम या तो मॉलिक्यूल होगा, जैसे ही अपन उसने एनर्जी ऑब्जर्व किया, तो एनर्जी अपन किस फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं या तो हीट के फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे अभी आप बैठे हुए हो, अभी मैंने क्या किया, अभी देखो जैसे आप सो रहे हो, ठीक है, मम्मी ने लाइट चालू कर दिया, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसी रफ एग्जांपल ले रहा हूँ, मम्मी ने लाइट चालू कर दिया तो क्या लाइट चालू हो गई भाई। अब रेस्ट से अभी अपने को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचना पड़ेगा भाई, सुबह हो गई पता चल गया। अभी आप बैठे हुए, अभी आपके नीचे कोई आग लगा दे, रेस्ट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाओगे। अच्छा देखो, एनर्जी अगर अगर रेस्ट से एक्साइटेड स्टेट में चले गए, देखो एक्साइटेड स्टेट शोज दैट द एटम विद एन इलेक्ट्रॉन प्रमोट टू एन हायर एनर्जी लेवल लेबल्ड एट एक्साइटेड स्टेट। आपको पता है ना, देखो जैसे कि ये चीज है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रख के रखता हूँ, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर ऐसे करके मारता हूँ, देखो एक्साइटेड स्टेट में चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा ना जानू। ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद देखो, अगर उसमें से एनर्जी निकाल देंगे तो वो वापस से क्या हो जाएगा, लोअर स्टेट में आ जाएगा। जैसे देखो अभी आप इधर खड़े हो, ठीक है, मैंने आपको ऐसे धक्का दिया तो आप ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाओगे, जैसे ही आपसे एनर्जी निकाल ले तो आप वापस से एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ जाओगे। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें है यार। ठीक है, व्हेन एक्साइटेड स्पीशीज gives away the absorbed energy in the form of radiation, the process is called emission of radiation। एक्साइटेड वाली है अगर नीचे आ रही है तो कुछ एनर्जी को रिलीज करिए इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उसी को हम लोग बोलते हैं एमिशन ऑफ रेडिएशन। सिंपल, एकदम सिंपल। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर ना एक फॉर्मुला इन्होंने निकाला, बाद में इसको प्रूव करके भी दिखाया, बट अभी के लिए आपको फिर सिर्फ फॉर्मुला याद रखना है। ठीक है, फिर मैं आगे बताता हूँ कैसे प्रूव करना है। म्यू बार इक्वल टू, अब ये म्यू बार का मतलब क्या होता है आप बताइए, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, क्या होता है इसका मतलब बताइएगा। 109677। ठीक है, ऑलराइट, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 1 अपॉन एन, एन की जगह पे यहाँ पे इन्होंने 2 का स्क्वायर लिखा, माइनस एन 2 का स्क्वायर। ठीक है, n2 मतलब n का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, देखो एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा, एकदम मस्त तरीके से, अब आप समझो। देखो, द लाइंस डिस्क्राइब्ड बाय दिस फॉर्मूला आर कॉल्ड एज बाल्मर स्पीशीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाल्मर स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, Redberg found that all the 5 series of lines could be described by the following general expression। अब इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया है, टेक्स्ट बुक छापते समय इन्होंने क्या क्या बताया, पहले एक्सप्रेशन दे दिया, फिर वो एक्सप्रेशन कैसे आएगा वो उन्होंने बाद में दिया। टेक्स्ट बुक बनाते समय इन्होंने गलती की। अब आप लोग देखोगे भाई ये क्या आ गया, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो कैसे। देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, देखो म्यू बार इक्वल टू 109677। ठीक है, और ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1/n2 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। अब N1 क्या होगा आपका, 1 2 3 हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट, और N2 आपको अगर निकालना करेगा तो आप क्या करोगे, N1 में एक ऐड करोगे। जैसे अगर मैं आपको पूछता हूं कि अगर आपका N1 1 है,
तब आप मेरे को बताओ N2 आपका क्या होगा, बताओ। चलो इस वीडियो को पोस्ट करके अभी बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। सर N1 में +1 करेंगे यानी कि 1 + 1 करेंगे यानी कि N2 आपका 2 निकल करके आएगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, देखो इस तरीके से 1096, देखो 9 के बाद 6, 6 के बाद 77, ब्रैकेट में 1/N1 का स्क्वायर, N1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, -1/N2 का स्क्वायर, N2 क्या आता है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर, राइट, ब्रैकेट बंद। सिंपल है ना ये, कि हार्ड लगा? मेरे को तो बहुत इजी लगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ अगर आपका N1 मान लो 2 है, तो आपका N2 क्या होगा सर, एक ऐड कर दो 3 होगा। अब फॉर्मूले में कैसे रखोगे सर, 109677 करके रख दूंगा, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा 1/N1, N1 यानी कि का 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस 1 ठीक है, N2 यानी कि 3 का स्क्वायर, खत्म। सिंपल था ना, एकदम एकदम सिंपल था। मैं एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूँ, अगर आप टेक्स्ट बुक खोलोगे तो भाई सर चकरा जाएगा। देखो अब बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम नील्स बोर पुट फोर्थ हिज पोस्टुलेट अबाउट द एटॉमिक मॉडल ऑफ फॉर हाइड्रोजन, व्हाइल डूइंग सो द यूज द क्वांटम थ्योरी, इन्होंने क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड द एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अभी एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। देखो अब आपके पास स्टेशनरी ऑर्बिट्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। तो ये बोल रहा है कि सर आपके पास एक न्यूक्लियस होगा और ये देखो यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या करता रहेगा, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में क्या करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। इन्होंने ऐसा बताया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं भी आपको बताने। सो यहां तक जो हम लेकर के आ चुके हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में, हम लोग बहुत कुछ समझ चुके हैं, राइट। Electrons revolve around the nucleus in a fixed circular path. These are called orbit, stationary state या तो allowed energy states। मतलब जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमता है, किसके, न्यूक्लियस के। तो इस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट्स कहते हैं, राइट। हमने बचपन में पढ़ा है ऑर्बिट क्या होता है, राइट। ऑर्बिट इसे ही हम कहते हैं, या फिर स्टेशनरी स्टेट या तो अलाउड एनर्जी स्टेट, हम इसे तीन नाम इसके दिए हुए हैं। Orbits are concentric and arranged in an increasing order of energy. Each orbit has a fixed radius and fixed energy. जैसे आपके पास यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस है दोस्तों, तो ये आपका पहला ऑर्बिट हो गया, फिर आपका दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये आपका तीसरा ऑर्बिट हो गया। अगर आपके किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अगर आपके किसी इलेक्ट्रॉन को समझो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्बिट में आपका एक इलेक्ट्रॉन, उसको फर्स्ट से जंप करके सेकंड में जाना है, तो सीधी सी बात है इसे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा, राइट। अच्छा अगर इसे सेकंड से वापस से फर्स्ट में आना है, तो सीधी सी बात है एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, एमिट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो रिलीज करना पड़ेगा। तो इस पेज पे हमने ये समझा, ठीक है, एनर्जी चेंज, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल्स। अब हम कैसे निकालेंगे कि भाई कितना हुआ क्या हुआ, तो देखो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये यहाँ पर न्यूक्लियस है और ये आपका पहला ऑर्बिट है, आपका दूसरा ऑर्बिट है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरे स्टेशनरी स्टेट पे, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला कहता है डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1 करके, फाइनल माइनस इनिशियल अपन एच, एक्स का मतलब क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। E1 का मतलब क्या है, एनर्जी एट लोअर स्टेट। E1 वाला ये है, ठीक है, E2 वाला ये है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां, यहां से यहां, राइट। E2 माइनस E1 करके मैंने निकाला, राइट। E2 माइनस E1 अपॉन H यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा दीज रिलेशन इज कॉल्ड एज बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। इसे हम क्या कहते हैं, बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। एकदम सिंपल भाषा में समझ में आ रहा है कि भाई हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है और फिर ऑर्बिट्स है, जिसे हम लोग स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। बहुत सारे ऑर्बिट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे में जाना पड़ेगा तो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा, जब हाइयर से लोअर में आना पड़ेगा तो रिलीज करना पड़ेगा, राइट। और डिफरेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, E2 माइनस E1 करके, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। mvr इक्वल टू एन अपॉन एच अपॉन 2 पाई, ये डायरेक्ट इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है। इसमें इन्होंने बताया एन क्या होगा, 1 2 3 नंबर ऑफ आपके ऑर्बिट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन सर्टन अलाउड ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन ना किसी कुछ अलाउड ऑर्बिट्स के अंदर ही घूमता है, और वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, एच अपॉन 2 पाई का, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है, जिसको हम लोग एन से नोट करते हैं, जिस जो क्या हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है। अभी आगे चल करके मैं आपको बताने वाला हूँ।
these integers are called principal quantum number। ये जो n equal to 1 2 3 है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कहते हैं। अच्छा, रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट क्या निकल करके आता है, रेडियस निकालने का फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब ये फॉर्मूला इन्होंने डायरेक्ट दिया है। ठीक है, तो ना मैं आपको बताऊंगा कि ये कहां से आया विदाउट वेस्टिंग योर सो मच टाइम। आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ए नॉट। ठीक है, ए नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है, 52.9 पिकोमीटर। ये आपको डायरेक्टली रट्टा मार के लेना है ये वैल्यू। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पर आर एच जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। अच्छा, ई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एच अपॉन एन स्क्वायर। तो आ जाता है आर एच अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ई एन अपना क्या होगा, आर एच अपॉन एन स्क्वायर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ये निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, और आर एच इक्वल टू क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट की भी वैल्यू है ये। क्या वैल्यू है, 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल। और एन क्या आपका, वही मैंने आपको बताया जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, एनर्जी डिपेंड्स ऑन द स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं, उसका क्या होता है, एन इक्वल टू 1 होता है। राइट, उससे ऊपर वाले का क्या होगा, एन इक्वल टू 2 होगा। अच्छा, तो देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दो चीजों के लिए निकाल रहे हैं। देखो, एक बार मैंने E1 निकाला, किसके लिए निकाला, -2.18 इंटू 10⁻−18। ये कहां से आया, देखो ये देखो ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। राइट, ये मैंने रख दी यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू इंटू 1 अपॉन एन का स्क्वायर। एन का स्क्वायर मतलब क्या, ये देखो E1 है, इधर देखो, हाँ थोड़ा सा ध्यान दो, मेरे को पता है थोड़ा टेक्निकल जा रहा रहेगा ऊपर ऊपर से, पर ध्यान से देखो। ये 1 है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर लिखोगे। राइट, जब इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल सी बात है, ये E1 के लिए आ जाएगा। अच्छा, अब देखो ये n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसके लिए यहाँ पर देखो 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। राइट, n का स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है मेरी, n की वैल्यू मेरी 2 है, n की वैल्यू मेरी 2 है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, 1/2 का स्क्वायर किया यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। राइट, इसको सॉल्व किया तो ये E2 मेरा यहाँ पर आ गया कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हो। राइट, एकदम सिंपल तरीके से मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला बनाना आपको सिखा रहा हूँ। अब देखो तीसरा, देखो यहाँ पर देखो आप लोग, ई एन इक्वल टू -2.18 इंटू -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर इंटू जे। ठीक है, जे यानी कि जूल्स। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जेड क्या था, आपका एटॉमिक नंबर था, एन क्या था, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। राइट, और ये आर एन, मैंने कंक्लूजन दिया एक तरीके से, आर एन की वैल्यू देखो क्या थी आपकी, 52.9 इंटू एन का स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर। ठीक है, ऑलराइट, ये देखो ये यहीं से मैं फॉर्मूला लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला मैंने बनाया है। ठीक है, ऑलराइट, ये बोर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन सच एज, इनमें भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए जिसकी जेड की वैल्यू अपने को क्या करनी है, वहां से उठा करके रखनी है। ठीक है, हीलियम में देखो 2 होता है, यहाँ पे एक प्लस का साइन है, मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा। लिथियम में देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम में 3 होता है, 2 प्लस है मतलब 1 हो गया। बेरिलियम में भी उसी तरीके से 3 प्लस है यानी कि 1 हो गया, तो इनके लिए भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, आपको ये फॉर्मुलाज बस याद रखने हैं। ठीक है, चलो जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तब आपको बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। देखो, चेंज इन इंक्रीज इन जेड वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन एन वेलोसिटी डिक्रीज होती है। राइट, जैसे जैसे हम लोग एन, ठीक है, एन की वैल्यू ऑर्बिट्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होगी, और जैसे जैसे हम लोग जेड यानी कि आपका जो नंबर है, ठीक है, जब उसको हम लोग बढ़ाएंगे, एटॉमिक नंबर को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपके दिमाग में जारी रहेगी, थोड़ी नहीं भी जारी होगी, डोंट वरी, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, हाइयर ऑर्बिटल, ठीक है, एनआई से डिनोट करेंगे, लोअर ऑर्बिटल को हम लोग एनएफ से डिनोट करेंगे। बोर बोर थ्योरी एक्सप्लेन लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्वांटिटेटिवली। ठीक है, रेडिएशन इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स, रेडिएशन एमिट होता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो रेडिएशन एमिट होता है। अच्छा, हायर ऑर्बिट एनआई और लोअर ऑर्बिट एनएफ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, देखिए ये कंक्लूजन निकल करके आया, इन्होंने सिंपल बताया कि सर जो लाइमन सीरीज होती है ना, वो एन वन पे देखो यहां से स्टार्ट होगी, एन1 पर आकर के रुकेगी। जो बाल्मर सीरीज होती है वो एन2 तक आती है, जो पैशन सीरीज होती है वो कहां तक आती है, एन3 तक आती है, ब्रैकेट सीरीज कहां तक आती है, एल4 तक। पी फंड किधर तक आती है, पी फंड में क्या दिया हुआ है इन्होंने, एन5 दिया है कि एन4 दिया है, अच्छा एन5 दिया हुआ है। तो आप इसको याद कर लो, और एक बार ना कोई बच्चा अगर स्कॉलर है तो कमेंट में लिखे जरूर, क्या लिखेगा कि भाई लाइमन सीरीज एन1 तक है, बाल्मर सीरीज एन2 तक है, पैशन, पैशन में देखो पैशन 3 तक है, बाल्मर बाल्मर सेकंड लेटर 2 तक है, राइट, लाइमन 1 तक है, ब्रैकेट 4 तक है। राइट, टी फंड आपकी जो है वो इस तरीके से 5 तक है। ठीक है, तो आपको इसको याद करना है, हाँ, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर, ठीक है, ऑलराइट, मतलब बता रहा है कि भाई अगर इस सीरीज यहाँ तक यहाँ पे आके गिरा तो फिर इस सीरीज में आ गया। ठीक है, ऑलराइट, चलो अब यहाँ पर देखो, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल एटॉमिक मॉडल, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको रीड कर लेना एक बार। ठीक है, ऑलराइट, सिंपल है, इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई गई थी। ठीक है, वो चीजें यहाँ पर कंक्लूजन में लिखी हुई है। ठीक है, चलो अब देखो रीजन फॉर फेलियर ऑफ बोर मॉडल। अब देखो दो रीजन यहाँ पे निकल करके आते हैं, एक डी ब्रॉगली प्रपोज डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, मैटर के पास डुअल बिहेवियर होता है, और एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक एक करके सब दोनों को समझते, देखो दैट इज बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टी। इसमें कह रहा है कि भाई इसके पास पार्टिकल और वेव लाइक प्रॉपर्टी है। दिस मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन शुड हैव मोमेंटम p
अ प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल एज वेल एज वेवलेंथ लैम्डा। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है इसके पास ना पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी भी है और वेव वाली प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, कौन सी वाली, पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी भी है और वेव वाली प्रॉपर्टी भी है। तो इस हिसाब से उसके पास क्या होगा, उसके हिसाब से अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेवलेंथ, ठीक है, अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव, ही गिव द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड पी, ठीक है, मटेरियल पार्टिकल, ठीक है, ऑलराइट। इसने क्या बताया, एच अपॉन एम वी, ठीक है, इक्वल टू एच अपॉन पी। मतलब बता रहा है कि भाई पार्टिकल के पास दोनों प्रॉपर्टी है, वेव लाइक प्रॉपर्टी भी है और वेव लाइक प्रॉपर्टी के साथ साथ इसके पास क्या है, देखिए ध्यान से, दिस बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टी, इसके पास बोथ पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी भी है और वेव वाली प्रॉपर्टी भी है, राइट। अच्छा मैं आपको एकदम अच्छे से समझा के देता हूँ, देखो देखो, इट इज इम्पॉसिबल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये इम्पॉसिबल है टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब ये बोल रहा है कि भाई देखो, बोल रहा है कि भाई इसके पास, पहली बात तो पहले वाले सेंटेंस में बोला है, इसके पास पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी भी है और वेव वाली प्रॉपर्टी भी है। अब यहाँ पर ना इम्पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है, तो फाइंड करना, क्या फाइंड करना, कि इलेक्ट्रॉन को, क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन के पास ना देखो, इलेक्ट्रॉन के पास क्या यहाँ पे निकल करके आता है, ये एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम उसका फाइंड आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। एग्जैक्ट पोजीशन कि भाई कहाँ पर है, और मोमेंटम फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम निकालना, अगर आप देख रहे हो कि हाँ भाई ये यहाँ पर प्रेजेंट है, पहले आप गए देखे कि यहाँ पर प्रेजेंट है, मेरे पास आए, तब तक हमने देखा कि ये यहाँ पर आ गया, तो एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम आप इसका नहीं निकाल सकते। जैसे मैं इस वीडियो, यहाँ पर वीडियो में एग्जैक्ट पोजीशन बता सकता हूँ कि आप कहाँ पर हो अभी, आपने क्या कपड़ा पहन रखा है, तो एग्जैक्ट पोजीशन भी नहीं बता सकता, एकदम एग्जैक्ट मोमेंटम भी नहीं बता सकता कि आप किस तरीके से मोमेंटम दिखा रहे हो, किस तरीके से आपकी पोजीशन, आप खड़े हो कि बैठे हो कि लेट के वीडियो देख रहे हो, पैर पे पैर रख करके, राइट। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से ना ये इन्होंने इक्वेशन निकाला, राइट। ये इक्वेशन आपको ना अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है, आप इसको लर्न कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है, ऑलराइट। चलिए, मतलब एक तरीके से वही है कि भाई एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम अपन नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए स्क्वांजियन इक्वेशन जो है ना, ये आपके आउट ऑफ द स्कोप है टेक्स्ट बुक का, ठीक है। इन्होंने क्या क्या बताया, क्या टेक्स्ट बुक बनाते समय इन्होंने दो तीन चीजें ऐसी डाल दी तो बच्चों के मतलब बोलते हैं ना टेक्स्ट बुक से बाहर है। जब आप बीएससी एससी करने जाओगे ना आगे हायर स्टैंडर्ड में, तब ये चीजें निकल करके आती है। इन्होंने सिर्फ ये डायरेक्टली ना ये फॉर्मूला यहाँ पर डाल दिया, जिसका यूज भी नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में। स्क्वांजियन इक्वेशन है, जब आप मेरे को याद है जब मैं कॉलेज टाइम में था तो यहाँ पर ना एक होता था टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, एक होता था टाइम इंडिपेंडेंट, इसके ऊपर लंबे लंबे इक्वेशंस होते थे। तो देखो ये इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे करके डाल दिया है और बस उन्होंने बता दिया एच क्या मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ठीक है। उन्होंने लिखा भी है कि अगर आप टेक्स्ट बुक खोलोगे तो उसमें लिखा भी है कि भाई ये आपके स्कोप ऑफ द टेक्स्ट बुक से भी बाहर है। जब आप ऐसे टेक्स्ट बुक खोलोगे ना, टेक्स्ट बुक कभी खोल करके आराम से देखोगे ना चिल मार के, तो आपको जब यहाँ पर ऐसे खोल के देखोगे ना, तो इन्होंने बताया भी कि भाई ये जो मैं बता रहा हूँ बच्चों को, ठीक है, वो स्कोप ऑफ द टेक्स्ट बुक से भी बाहर है। इन्होंने एक पर्टिकुलर लाइन मेंशन की है छोटे में, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर इन्होंने, जब आप यहाँ पर आओगे ना, ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर जब आप आओगे ना तो वो लाइनें इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो सॉल्विंग स्क्रॉन्जर इक्वेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। डायरेक्ट इन्होंने हाथ उठा दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि भाई, और मुझे याद है ना कि मैं जब था, ठीक है, अपने कॉलेज टाइम में, तो मैं अकेला अपने कॉलेज में ऐसा स्टूडेंट था जो इसको सॉल्व करता था। 15 मार्क का ये क्वेश्चन आता था, स्क्रॉन्जियन टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, कम से कम 7-8 पेजेस का इक्वेशन होता है। तो वो मुझे अब याद था, अभी मैं सॉल्व करते बैठूंगा बट क्या मतलब है आपके लिए, राइट। तो बस यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये त्रिशूल जैसा है, इसको पीसा ही बोलते हैं, इज द वेव फंक्शन, एंड ई जो होता है आपका टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है। लिख दिया इन्होंने, स्कोप ऑफ द टेक्स्ट बुक के बाहर है। चलो, यहाँ तक तो जो छोटी मोटी चीजें थी वो खत्म हो गई है, ठीक है। हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं सीखी है बट कुछ कुछ चीजें देखी, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको एक छोटा सा रिकॉल कराऊं, तो देखो आपने क्या क्या देख लिया कि हाँ सर हमने ये देख लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अभी मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाई इसको ऑर्बिट बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट है, ठीक है। ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा तो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, जब एक्साइटेड से ग्राउंड में आएगा तो एमिट करेगा, ये मैंने आपको बता दिया, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने बताया कि एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन 2 पाई, ये सब चीजों को हमने डिस्कस किया यहाँ पर। फिर यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट के बारे में उसकी वैल्यू देखी, राइट। फिर दो के लिए सॉल्व किया, एक E1 और E2 के लिए सॉल्व किया, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने एक कंक्लूजन फॉर्मुला निकाल के दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशंस बताए। फिर यहाँ पे बताया कि हायर ऑर्बिटल से लोअर, और हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी निकालेगा, ठीक है, देखो, ठीक है, ऑलराइट। फिर उसके बाद ये सीरीज के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। फिर इसके बाद लिमिटेशंस मैंने आपको बोला आप इसको पढ़िएगा। फिर रीजंस बताए मैंने आपको, ठीक है, ऑलराइट। फिर यहाँ पर हाइजेनबर्ग बताया, ठीक है, कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम बताना किसी भी इलेक्ट्रॉन का मुश्किल ही नहीं, बहुत ही नामुमकिन है इस तरीके से। फिर यहाँ पर ही हमने फॉर्मूला बनाया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, स्क्वांजन का इक्वेशन देखा। तो चलो यहाँ तक तो आपको चीजें समझ में आ गई रहेंगी। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ज्यादा काम की चीजें हैं। अब इसमें से यहाँ से ना इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट कर रहा हूँ मैं,
क्या स्टार्ट कर रहा हूँ भाई मैं, अब इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ठीक है, तो आपको ना एकदम ध्यान से इन चीजों को सुनना है और तो देखिए, अब जो मैं चीजें आपको पढ़ाने वाला हूँ ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते और समझते हुए चलिएगा। देखिए, पहली बात तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको अपन एन से डिनोट करते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको अब इस वीडियो में जो भी चीजें मैं आगे पढ़ाऊंगा वो 101% समझ में आएगी, बस आप कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको अपन एल से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको अपन एमएल से डिनोट करते हैं, और एक और होगा आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर। तो एक एक करके इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर विद वैल्यूज ऑफ n being 1 2 3 4. It identifies the shell atomic orbitals having the same value and belongs to the same shell. With increase of n, the number of allowed orbitals of that shell increase and it's given by n square. ठीक है, a set of orbitals with the given value of n constitute single shell. Shells are represented with the help of symbol KLMN. मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो, अपने पास, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, एकदम मस्त समझाने वाला हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो, अपने पास देखो ये एक बना दिया मैंने ऑर्बिट, इसको क्या बोलेंगे, बचपन में पढ़ा था, के सेल। ये दूसरा बना दिया, इसको क्या बोलेंगे, एल। तीसरा बना दिया, क्या बोलेंगे, के एल एम। चौथा बना दिया, क्या बोलेंगे, एन। राइट, के एल एम एन। राइट, ओके, 1 2 3। चलिए, तो एक एक करके आगे समझते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इधर देखिए, के मैंने बता दिया आपको। इसके लिए एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, अपन एन से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए जो मेरी एन की वैल्यू आएगी वो के लिए क्या आएगी, 1 आएगी, एल के लिए क्या आएगी, 2 आएगी, एम के लिए क्या आएगी, 3 आएगी, एन के लिए क्या आएगी, 4 आएगी। अगर मेरे को ये चेक करना है अलाउड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा, तो मुझे सिंपली पता है क्या करना है, मुझे सिंपली यहां पर एन का स्क्वायर करना है। यानी कि क्या, ये जो मेरी एन की वैल्यू थी 1, उसका स्क्वायर कर दिया तो 1 आ गया, सिंपल सी बात है। एन की वैल्यू अगर मेरी 2 है तो मैंने उसका स्क्वायर कर दिया तो 4 आ गया। ये मेरी 3 है तो उसका स्क्वायर कर दिया तो 9 हो गया। ये मेरा 4 है, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया तो 16 हो गया। अलाउड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मुझे यहाँ पर दिख गया। साइज ऑफ द शेल, जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं तो बढ़ते जाता है, मैंने आपको दिखाया ना। पहले मैंने देखो के लिए कितना छोटा बनाया था, फिर एल के लिए, फिर एम के लिए, देखो एन के लिए देखो कितना बना दिया, तो इसी तरीके से ये हो गया। अब देखना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। देखो, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या कहता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसमें आपको क्या करना है, एकदम सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं। जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था एन, ठीक है, उसमें एक कम करना है। मतलब क्या, जैसे अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, यानी कि आपको पता है के बाद एल, एल के लिए बात कर रहा है ये, तो अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अपने को एजीमुथल, मुथल की स्पेलिंग में याद रखना, एल आता है, तो एल से याद रखना, इसको एल से नोट करते हैं। तो एल के लिए एल कैसे निकलेगा, 2 से कम कर दो, यानी कि क्या क्या होगा, 1 और 0 हो जाएगा। सिंपल है। चलो मैं अब आपको पूछता हूं, अगर मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो मुथल की वैल्यू मेरी क्या क्या निकल करके आएगी, 0 1 2 और 3। कम करना है, बस एक कम करना है। जो भी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो मुथल की वैल्यू क्या आएगी, 2 1 और 0। सिंपल है भाई, सिंपल है, देख सकते हो आप लोग, राइट। अच्छा, जब 0 आ रही है मुथल की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, सबशेल ऐसे, 1 के लिए पी होता है, 2 के लिए डी होता है, 3 के लिए एफ होता है। सिंपल है। चलो अब एक एक करके समझते हैं, ठीक है। ऑलराइट, जैसे कि आप देख सकते हो, देखो देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, ये सब छोड़ दो, मेरी बात सुनो। मैं बोलता हूँ एन की वैल्यू आपकी 2 है, तो मुथल की वैल्यू आपकी क्या आएगी, आप बताओ सर। 2 से कम करो सर, 1 और 0 आएगी। राइट, अब देखो मैं कैसे लिखूंगा, देखना। अब मैं इसके लिए कैसे लिखूंगा, देखो देखो मैं कैसे लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या देखो। अब जैसे कि ये 2 है ना, तो मैं सबसे पहले 2 लिखूंगा, और ये 0 है, 0 के लिए मैं क्या लिखूंगा, एस लिखूंगा। फिर अगेन मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, और ये 1 है ना, तो 1 के लिए मैं क्या लिखूंगा, एस के बाद क्या आता था, पी लिखूंगा, तो 2s और 2p आएगा इसका। समझा, नहीं समझा, जैसे समझो। आपका एन का वैल्यू आपका क्या है, 4 है, तो मूथल का वैल्यू आपका क्या क्या होगा, आप बताओ पहले मेरे को, मूथल का वैल्यू बताओ। अगर एन का वैल्यू 4 है तो मूथल क्या क्या होगा बताओ, ये 4, ठीक है। मूथल बोल रहा हूँ, मुठल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, 4। तो फिर 3 2 1 और 0 होगा, 3 2 1 और 0, 3 2 1 और 0। अब देखो ये 4 है तो मैं 4 लिखूंगा, ये 0 के लिए क्या लिखते हैं अपन, एस लिखते हैं। फिर से मैं 4 लिखता हूँ, ये 1 के लिए क्या लिखते हैं अपन, पी लिखते हैं। फिर से मैं 4 लिखता हूँ, 2 के लिए क्या लिखते हैं अपन, एस पी हो गया, डी हो गया। फिर से मैं 4 लिखता हूँ, 3 के लिए क्या, एस पी डी, और ये एफ लिखते हैं। हो गया, देखो बना दिया मैंने, आपको सिखा दिया है, अब आपको आ गया है, अब आपको आ ही गया है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए अपन क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको अपन एमएल से डिनोट करते हैं, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पाइटियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल। वो ओरिएंटेशन किस तरीके से कर रहा है ये अपने को पता चलता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर आइदर वो माइनस होगा, आइदर वो प्लस होगा। जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में समझा के देता हूँ, ठीक है, देखिए।
टोटल पॉसिबल वैल्यूज अगर अपने को निकालने हैं तो 2l+1 करना पड़ेगा, ठीक है। एज सबशेल, ध्यान से सुनिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा क्या, देखिए अब ये जीरो है तो जीरो के लिए क्या आएगा, जीरो ही आ जाएगा, राइट। जीरो के लिए ml की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, ओके। अगर अपने पास ये मूथल की वैल्यू, अच्छा मेरे को बताओ मूथल की वैल्यू जीरो कब आती है, जब एन की वैल्यू मेरी क्या होती है। चलो बहुत तगड़ा क्वेश्चन मैंने पूछा है। मूथल की वैल्यू जीरो कब आती है, जब मेरी एन की वैल्यू क्या होती है। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है बताओ। जब मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा तो मूथल की वैल्यू मेरी जीरो होगी। तो उसके लिए मेरा ml का वैल्यू क्या होगा, राइट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अगर मान लो मेरा देखो अब मान लो यहाँ पर पी सबशेल के लिए, राइट, पी सबशेल के लिए वन, जिसकी पी के लिए अपन वन लेते हैं, तो वन के लिए क्या आएगा, देखो वन के लिए ना दो चीज आता है, जीरो आएगा, +1 आएगा और -1 आएगा। क्या क्या आएगा, जीरो आएगा, +1 आएगा और -1 आएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे तीन ऑर्बिटल्स बनते हैं पी सबशेल के लिए, एस और सबशेल के लिए एक ऑर्बिटल बनता है। अभी डिटेल में सिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। खाली अभी एक बार देख लो, फिर उसका टेक्स्ट बुक से और अच्छे से सिखाऊंगा। देखो अभी एक ना वो सिखाऊंगा, चार्ट दूंगा तो उससे सब समझ में आ जाएगा। देखो अब देखो मैग्नेट इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, उसके बाद देखो इसमें क्या बोलता है कि हमेशा ना अपोजिट स्पिन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, हमेशा अपोजिट स्पिन होता है। एक का प्लस हाफ होता है जिसको अपन बोलते हैं ये ऊपर की तरफ, और एक का माइनस हाफ होता है यानी कि नीचे की तरफ, राइट। कभी भी आप देखोगे ना तो इस तरीके से आपने देखा होगा। देखो यहाँ पर एक इस तरीके से होता है, प्लस हाफ रहता है ऊपर की तरफ, और एक नीचे की तरफ रहता है माइनस हाफ करके, राइट। टू, देखिए इलेक्ट्रॉन कैन हैव टू ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको अपन डिनोट करते हैं ms से। चलो अब एक एक करके ना मैं आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ यहाँ पर इसके थ्रू। अब ये अगर आप देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ सो दैट आपको और अच्छे से समझे, थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। इधर देखो, अब आप खाली देखिए और आपको सब समझ में आ जाएगा। खाली अगर आपने ये चार्ट समझ लिया ना, आपको स्पिन, मूथल, प्रिंसिपल सब समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहली बात तो शेल, के शेल है, तो के शेल के लिए मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अपन किससे नोट करते हैं, एन से नोट करते हैं। तो एन की वैल्यू क्या होती है, मेरी वन होती है के शेल के लिए, हाँ क्या। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करता था, एन का स्क्वायर करता था। देखो ये वन का स्क्वायर वन हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबशेल इन सबशेल, ठीक है। सबशेल का क्या करना पड़ेगा अपने को, डायरेक्टली वही उठा करके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू उठा करके रखते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। अब मूथल की वैल्यू मैंने आपको सिखाया, मूथल में क्या करोगे आप, अगर ये एक है तो मूथल में क्या करोगे सर, कम कर देंगे, जीरो कर देंगे। हाँ एकदम सब समझ में आ रहा है। ये दो है तो मूथल में क्या करेंगे सर, कम कर देंगे, एक और जीरो कर देंगे। ये अगर तीन है तो मूथल में क्या करेंगे, दो एक और जीरो कर देंगे, दो एक और जीरो कर देंगे। अच्छा, फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है तो 2l+1 करेंगे। अब अपने को फॉर्मूले में देखो खाली वैल्यू रखनी है। देखो 2l+1 है अपना फॉर्मूला, क्या है 2l+1, ये अपना फॉर्मूला है। अब इसमें एल यानी कि क्या, मूथल की वैल्यू, देखो ये जीरो रखोगे तो 2 × 0 क्या आ जाएगा, जीरो, तो कितना वैल्यू निकल करके आएगा, वन, तो देखो यहाँ पर वन आ गया। अच्छा, ये देखो जीरो के लिए क्या आएगा, जीरो इधर पे रखोगे एल की जगह पे, तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, जीरो और +1, ये यहाँ पर वन आ गया। अगर अपन वन रखते, देखो यहाँ पर वन रखते तो 1 × 2 टू हो जाएगा, 2+1 कितना आ जाएगा, देखो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब आपको सम ऑफ ऑर्बिटल्स इन द ऑल द सबशेल अगर आपको निकालना है तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। देखो ये वन है तो ये वन हो गया, ये 3+1 कितना हो गया, 4 हो गया, राइट। ये 1 + 3 + 5 कितना हो गया, 9 हो गया, तो 9 आ गया। समझ में आ गया, एकदम सिंपल था ना। एक बार आराम से वीडियो को रिवाइंड करके भी देख लेना, कुछ नहीं करना है, खाली मूथल की वैल्यू रखनी है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया रहेगा, राइट। थोड़ा सा ना और डिटेल में ना टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करके आपको और चीजें सिखाता हूँ। देखो यहाँ तक तो हमने सब कर लिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कर लिया, ये देखो ये शेप्स कर लिया। अच्छा, एस और 1s का ऑर्बिटल का देखो ऐसा शेप होता है, 2s का ऑर्बिटल का ऐसा शेप होता है, ये अभी भी मैंने आपको सिखाया, राइट। अब देखो जो मैं चीज आपको सिखाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो ये पेपर में आने वाला है, पहले ही बता रहा हूँ। देखो देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, हाँ क्या, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर देखो ये जो मेरी के था, ठीक है, के मेरा क्या था, आपका सिंबल ऑफ शेल था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना था, मेरा वन था। मेरे को पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरा वन आता है, एन एन के लिए वन होता है। नंबर ऑफ सबशेल मेरा वन होगा। एजीमुथल अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को एक से कम करना पड़ेगा, यानी कि मैंने इसको जीरो कर दिया। देखो इस वीडियो में दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ, सिंबल ऑफ सबशेल्स निकालना है, ठीक है। तो सिंबल ऑफ सबशेल क्या है, ये देखो ये वन है तो मैंने यहाँ पर वन लिख दिया, राइट। मूथल की वैल्यू जीरो है तो मूथल की वैल्यू जब जीरो आती है तो क्या होता है, मेरा एस होता है। आपको याद है ना, देखो क्या याद है, मेरे को कुछ भी नहीं याद है। देखो मैंने आपको सिखाया, देखो 0 1 2 और 3, जीरो के लिए एस, वन के लिए पी, टू के लिए डी और एफ, थ्री के लिए एफ, राइट। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो ये क्या है, टू है तो यहाँ पर मैंने टू लिख दिया। ये जीरो है, यहाँ पर मैंने एस लिख दिया। अगेन यहाँ पर मैंने टू लिख दिया, और ये वन है तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, पी लिख दिया। अच्छा, ये थ्री है तो देखो मैंने यहाँ पर थ्री लिख दिया। ये देखो ये जीरो है तो मैंने यहाँ पर एस लिख दिया। ये वन है तो मैंने यहाँ पर पी लिख दिया। ये टू है तो यहाँ पर मैंने डी लिख दिया। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना, तो मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया था ऊपर भी, 2l+1,
तो यहाँ पर एल की जगह पे यानी कि मूथल की वैल्यू आप लोग रखोगे तो आपको ये 1 मिल जाएगा, राइट। मैंने आपको सिखाया 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये +1 यहाँ पर आ गया। एक बार इसको लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आएगा, थोड़ा फोन टेढ़ा पकड़ के रखो, सीधा नहीं। अब मैग्नेटिक स्पिन 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 आपको निकालना है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है, यानी कि आपको एमएल निकालना है। सॉरी यार, स्पिन मेरे मुंह से गलती से निकल गया। अगर आपको एमएल निकालना है तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर ये 1 है ना, तो ये 0 हो जाएगा। 1 है तो 0 हो जाएगा। अगर 3 है तो देखो 3 है, कितना है, 3 है, तो 3 के लिए अपन कैसे करेंगे, 0। 3 के लिए 0 हो गया, फिर क्या होगा, -1 और +1, तो -1 और +1 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी का भी कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पर 5 है तो 5 के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं, सोचो। अगर अपने पास यहाँ पर 5 है, क्या है, 5 है, तो 5 के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं, देखो 5 के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं, देखो यार एक बार ध्यान से देखो, क्या 5 के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं, -2 कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं, +2 कर सकते हैं, राइट। अगर 7 है तो 7 के लिए भी अपन कर सकते हैं ना, क्या क्या कर सकते हैं, 7 है क्या सिलेबस में, हाँ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, सिंपल है ये सब, राइट, सिंपल है, एकदम सिंपल, राइट। मुंह पे पिंपल, एकदम सिंपल, राइट। चलो अब देखो आगे, ठीक है, ऑलराइट, ये तक इधर तक तो क्लियर हो गया, ठीक है, ऑलराइट। ये भी एक उसने दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, बहुत सिंपल है, देखो ना। आपको यहाँ पर ये बोल रहा था एल की वैल्यू, देखो मूथल की वैल्यू 0 है, तो 0 के लिए क्या आता है, S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F, राइट। फिर क्या है, 12 + 1 है, तो हमने 2 इंटू 0 +1 सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पर ना कुछ शेप्स दिए हुए कि भाई 1s का शेप ऐसा होता है, 2s का शेप ऐसा होता है। p ऑर्बिटल में देखो px होता है, py होता है, pz होता है, राइट। अभी तक तो आपको p पता होगा, बट ये देखो जब x pz है, z एक्सिस में, राइट, यहाँ पर x एक्सिस में, देखो यहाँ पर y एक्सिस में, तो ये शेप से एक बार बना करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो अब देखो आगे, ये देखो डी में 5 होते हैं, 5 बनते हैं, देखो क्या क्या बनता है, देखो डी एक्स वाई बनता है, डी एक्स जेड बनता है, डी वाई जेड बनता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनता है, और डी जेड स्क्वायर बनता है, ठीक है, ऑलराइट। चलो अब इधर आ जाओ नीचे, देखो अब देखो यहाँ पर एनर्जीज, देखो एनर्जीज, इसका ऑर्डर इन्होंने दिया हुआ है, इस ऑर्डर को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर जो मेरे लिए मेन मेन चीज है ना, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, देखो यहाँ पर, हाँ क्या, देखो एक होता है अबव प्रिंसिपल, ठीक है, ऑलराइट, अबव प्रिंसिपल, राइट। अबव प्रिंसिपल जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाते हो वो इसी के दम पे बनाते हो। देखो मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, देखो आप लोग खाली आके इसको देखो और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। देखो यहाँ पर एकदम सिंपल भाषा में समझा के दे रहा हूँ मैं आपको अबव प्रिंसिपल, देखिए फोकस करिए, हाँ क्या, देखिए ये 1s से 2s है, देखिए मेरे को पहले क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन से लिख देना है। फिर मेरे को 2 3 4 5 6 7, देखो एक छोड़ करके फिर लिखना है। फिर यहाँ पर एक और छोड़ करके फिर लिखना है, देखो 3D में मेरे को 1 2 3 4 ही लिखना है। फिर वापस से अगेन इसके बाजू में छोड़ करके मेरे को F में खाली 3 ही लिखना है। तो आप लोग ऐसा लिख लोगे कि मैं लिख के दिखाऊं, मैं लिख के दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे कि सर अरे यार क्या ही लिखूं, ठीक है, थोड़ा टाइम और वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी फालतू। आप लोग समझ जाओ, आप लोग को क्या करना है, एक पेपर पे ऐसे लिखना है, राइट। एक छोड़ के, देखो ये 1s के बाजू में इधर पे आपको 2s आपको छोड़ देना है, 2p के बाजू में आपको 3p यहाँ पे छोड़ देना है, 3d के बाजू में 4d आपको यहाँ पे छोड़ देना है, खत्म हो गया, लिख दिया अपन ने, ठीक है। यहाँ पर 7 बार लिखेंगे, यहाँ पर 6 बार लिखेंगे, यहाँ पर 4 बार लिखेंगे, यहाँ पर 3 बार लिखेंगे। तो इसका देखो इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है, पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ऐसे करके इसको बोलते हैं अबोव प्रिंसिपल। फिर जैसे करके दिखाता हूँ, देखो जैसे कार्बन का क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, राइट। अब 6 के लिए मैं कैसे करूंगा, देखो ये 1s है ना, तो पहले 1s में डालूंगा, राइट। s में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, 2 जाता है, तो देखो 1s2 हो गया। अब ये 1s में चलेगा, अब इसके बाद किस में जाएगा, 2s में जाएगा, देखो सांप के जैसा है, देखो 2s में कितना जाता है, s में कितना आता है, 2 जाता है। 2 और 2 कितना हो गया, 4, इधर पे 6 बचा है, राइट, बचा है ना, अभी भी 2 बचा है, तो कितना जाएगा, 2p आ गया, तो 2p में आएगा 2, खत्म, ऐसा एकदम मस्त, एकदम सिंपल, राइट, राइट, एकदम सिंपल। फिर उसके बाद है तो फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाता है, इसी को अपन बोलते हैं अबोव प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसके थ्रू आप आराम से निकाल सकते हो। चलो इसका एक बार ट्राई करना, 11 नंबर का ट्राई करके दिखना, ठीक है, सिंपल है। इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, पी में याद रखना 6 जाता है ज्यादा से ज्यादा, कम से कम कितना भी डाल सकते हो आप लोग, ठीक है, 6 जाता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। डी में 10 जाता है, एफ में 14 जाता है, ये सब आपने सीखा रहेगा। चलो आ जाओ, देखो ये हो गया आपका डन, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर ना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, अब देखो शॉर्ट में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। देखो इसने सिंपल बताया, इसने ये बता दिया कि भाई देखो सिंपल है, देखो क्या करना है आपको पता है, जब भी आप एक बॉक्स बनाओगे, ठीक है, ऑलराइट, एक जब भी ऐसा बॉक्स बनाओगे ना, तो उसमें जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स बनाओगे तो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ बनाना है, आपको अपोजिट स्पिन में बनाना है, यही बोला भाई साहब ने, ठीक है, ऑलराइट, यही भाई साहब ने बोल दिया, राइट। आप देख सकते हो दिस प्रिंसिपल इलस्ट्रेट विद द हीलियम He के थ्रू, आप समझ सकते हो z इक्वल टू 2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1s ऑर्बिटल रहेगा और दोनों का क्या रहेगा, अपोजिट स्पिन रहेगा। सिंपल है ये, एकदम सिंपल, बरोबर की नहीं, राइट, राइट। एक एक देखो यहाँ पर देख लो, ये n की वैल्यू 1 है तो मुथल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ml अपने को निकालना आता है, ये 0, बरोबर। ml मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया। फिर ms क्या हो गया, +½ ठीक है। सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स आप देख सकते हो, 1 0 और
जीरो और प्लस हाफ, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये बोलता है कि भाई पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। क्या बोला इसने? इसने बोला कि सर जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे करके बॉक्स बनाओ, ठीक है, ये देखो एक दो तीन मैंने किसके लिए बना दिया, पी के लिए बना दिया। इसने बोला कि सर यहाँ पर आप एक और दो तब तक नहीं ऐसा दूसरा डाल सकते जब तक आप सब में एक एक करके डालना दो। मतलब क्या है, जब तक सब में एक पहले देखो एक 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 जाएगा फिर यहाँ पर आएगा। जैसे अगर मेरे को लड्डू बांटने का काम दिया गया स्कूल में, तो तीन बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, मेरे पास चार लड्डू है, तो मैं चारों इसको नहीं दूंगा, पहले एक इसको दूंगा, दूसरा इसको दूंगा, तीसरा इसको दूंगा, फिर जो एक बच जाएगा वो इधर दूंगा। तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, ठीक है, ऑलराइट ये हो गया आपका, ठीक है, ऑलराइट डन। अब देखो, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखो सबका दिया हुआ है इन्होंने, देखो यहाँ पर देख लो आप लोग, 1s2 का कैसा दिया हुआ है ना, देखो ये इस तरीके से 1 2, राइट। ये देखो 2s2 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 है, तो एक दो तीन फिर चार, ये पांच, इस तरीके से सिंपल है। ये दो और दो, देखो एक दो इस तरीके से, ये दो और एक, ये देखो एक दो और एक, ठीक है, यहाँ पर दो, ये देखो एक दो, ठीक है, ये एक इस तरीके से, राइट, ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब देखो लास्ट में देखो क्रोमियम और कॉपर आता है। क्रोमियम और कॉपर का क्या सीन है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो इसका एटॉमिक नंबर 24 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोग आराम से निकाल सकते हो, राइट। 24 है तो आप लोग निकाल सकते हो इसको, राइट। कैसे निकालोगे देखो एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, वाला देखो 24 है, राइट, कितना है इलेक्ट्रॉनिक नंबर इसका 24 है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अब देखो इसको आप कैसे निकालोगे, ऐसे ही करोगे 1s2 2s2 2p6 6, देखो 2p6 6 2 2 कितना हो गया 10, फिर बच रहा है देखो क्या 3s2, राइट, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d का कितना हो जाएगा 4। अब एक बार आप काउंट करो देखो कितना हो रहा है, देखो 24 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो ये 6 4 10 और ये 10 20 और ये 4 24। तो अब आपको क्या दिख रहा है, डी में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो एक और अगर एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये 3d का कितना हो जाएगा, 3d का 5 हो जाएगा, और 4s का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड हो रहा है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए। उसी तरीके से ये तो आपका हो गया सीयू का, यानी कि अपना क्रोमियम का, सॉरी क्रोमियम का हो गया। अब इसी तरीके से आपको कॉपर का भी बनाना है, राइट। कॉपर का आपको बनाना है, तो कॉपर में 29 होता है, उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन वहां से वहां ट्रांसफर हो जाएगा। देखो कॉपर में भी हो जाएगा वही, 3d का 10 हो जाएगा और 4s का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए। अब एक लास्ट टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, देखो दो एलिमेंट होंगे, ठीक है, उसमें से एक एलिमेंट ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन कुछ दिए किसी को, ठीक है, और दे करके सेम सेम दोनों का आप क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, तो उसको अपन बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। सिंपल है, जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, देखो अगर आपके पास ना पोटेशियम है, ठीक है, के है, ठीक है, अब के का क्या है एटॉमिक नंबर, देखो के का एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है। अब के किस में आ गया, के प्लस में आ गया है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, 19 से अब कितना हो गया 18 हो गया। अभी 18 किसके जैसा दिख रहा है, आर्गन के जैसा दिख रहा है। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलेंगे। देखो मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, इस चैप्टर की जो जान है ना, जो जान, देखो ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, ऑलराइट, अब ये चैप्टर खत्म हो गया, आप देख सकते हो। बट इस चैप्टर की जो जान है ना, वो इस चार्ट में छुपी हुई है, और ये चार्ट मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, ठीक है, ऑलराइट, ये चार्ट मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, एक बार आप वापस से देख लो मांगता है तो, ठीक है, मैं एक बार आपको वापस से आपको समझा देता हूँ। देखो ये के का मतलब क्या होता है, 1 होता है, अपने को पता है, नंबर ऑफ सबशेल वही होगा, 1 का 1 होगा। मूथल में क्या करना है, कम करना है, 1000 बार चिल्ला चुका हूं, 1 का कम कर दो 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ सिंबल्स ऑफ सबशेल बनाना है, सिंबल्स ऑफ सबशेल ये 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पर मुथल की वैल्यू 0 तो मैंने s लिख दिया, इतना आएगा आएगा। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल, ऑर्बिटल बनाने के लिए फॉर्मूला याद रखना है 2l+1, तो 2 इंटू एल, एल की वैल्यू क्या थी मुथल भाई 0, यहाँ पे 0 हो गया, +1 मैंने सॉल्व कर दिया 1 हो गया। मैग्नेटिक में क्या करना है, ये 1 है तो इसका 0 आ जाएगा, तीन में तीन मतलब तीन चीजें आनी चाहिए, यानी कि 0 -1 और +1। 5 के टाइम पे 5 चीजें आनी चाहिए, 0 -1 -2 +1 +2, कुछ इस तरीके से। सिंपल है भाई, एकदम सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया ये चीज, ठीक है, ऑलराइट, ये देखो एकदम सिंपल भाषा में मैंने आपको क्या कर दिया, ये समझा दिया, राइट, ये भी समझा दिया मैंने आपको, राइट, एकदम सिंपल सिंपल। आइजीमुथल मैंने आपको समझा दिया। मैग्नेटिकल ऑर्बिटल, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, मैग्नेटिकल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव स्पाइटल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन अपने को बताता है, कुछ नहीं करना है, देखो कुछ नहीं करना था, देखो ना, अगर 3 है तो 0 -1 +1, अगर 5 है तो 5 के लिए कैसे करेंगे, अगर आपके पास यहाँ पर 5 है तो कैसे करेंगे, 0 +1 +2 -1 -2, 1 2 3 4 5 हो गया, इस तरीके से निकलता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पर जो आपका ये है स्पिन वाला, स्पिन वाले में क्या रहेगा, एक ऊपर की तरफ रहेगा, एक नीचे की तरफ रहेगा, एक प्लस हाफ रहेगा, एक माइनस हाफ रहेगा, एमएस। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि कौन सा अगला चैप्टर चाहिए। अगर आपको कोई भी वीडियो ढूंढने के लिए प्रॉब्लम होता है ना, आपको सिंपली क्या करना है, देखो हमारे प्यारे से चैनल के ऊपर, ठीक है, ये जो हमारा चैनल है महाराष्ट्र का नंबर 1 चैनल है, ठीक है, आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से, तो इसके प्लेलिस्ट में जाना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो देखो यहाँ पर मैंने क्लास 11 का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है, यहाँ पर क्लास 11 केमिस्ट्री, क्लास 11 बायोलॉजी,
तो आप इसको जाकर के देखो, ये नाइट आउट सीरीज है 12th की है, बायोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट, कम बैक प्लान, ये सब 12th है। ये आपके लिए ये दोनों नो प्लेलिस्ट है, तो इसको आप आराम से ढूंढोगे, इस पे से क्लिक करोगे ना, तो आपको देखो यहाँ पर 9 के 9 वीडियो दिख जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। 9 के 9 वीडियो जो देखो, जो कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, देखो यूनिट टेस्ट का मैराथन, सारी की सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। ये देखो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र। देखो ये यहाँ पर सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, देखो एक एक करके सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। अगर आप व्हाट्सअप चैनल हमारा नहीं ज्वाइन करोगे ना, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ये बात आप याद रखना। व्हाट्सअप चैनल में देखो हम लोग बहुत सारी चीजें डालते रहते हैं। ठीक है, तो आप इन चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्यूआर कोड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्यूआर कोड दिया हुआ है, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के नीचे आप लोग 500 कमेंट्स कर दोगे। ठीक है, ऑलराइट, 500 कमेंट्स कर देना, मैं अगली वीडियो भी बहुत जल्द लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, और अपने दोस्तों से इसको शेयर करना मत भूलना। चैनल हमारा बहुत प्यारा है, सब्सक्राइब करके रखो। 12th सीईटी, फिर इसके बाद काउंसलिंग, इंजीनियरिंग सब इधर से ही होगा। ठीक है, चलो जय महाराष्ट्र, रवि और राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।